पिछली बार हमने देखा क्लाइंट ने मशीनरी हाइव माइंड के साथ एक सॉलिड डील की थी, एमन टूम की सीक्रेट इन्फो के बदले में लूट से एक आइटम लेने की। सब प्लान के हिसाब से चल रहा था कि अचानक उसके दोस्त तालीम की मौत हो जाती है। सीधा उसकी आंखों के सामने ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है हार्ट अटैक, पर क्लाइंट को पता है कि ये एक बियॉन्डर कर्स है। और फिर पिक्चर में एंट्री होती है प्रिंस एडेसाक की, जो क्लाइंट को हायर करता है असली कातिल को ढूंढने के लिए। अब क्लाइंट ऐसी रॉयल कॉन्स्पिरेसी में फंस गया है जहां सच का पता लगाना मौत को दावत देने जैसा है। तो भाई चैप्टर की शुरुआत होती है जब क्लेन के दरवाजे पर कोई नॉक के आदमी था जिसने डार्क ग्रीन कलर की कले पोस्टमैन वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, और वो क्लेन को देखकर एक अजीब सी चापलौली स्माइल दे रहा था। आते ही उसने पूछा, क्या आप मिस्टर शेरलॉक मोरियार्टी हैं? क्लेन ने बस हाँ में जवाब दिया, क्योंकि उसे अंदाजा लग गया था कि ये आदमी यहाँ क्यों आया है। उस पोस्टमैन ने अपना आगे बढ़ाया और क्लेन को एक छोटा सा पैकेज दिया जो काले कपड़े में कई बार लपेटा हुआ था, और बोला, प्लीज इस पर साइन करके अपना पैकेज ले लीजिए। अब यहाँ क्लेन ने जानबूझकर थोड़ा शक जताते हुए पूछा, अरे तुम्हें तो मुझे एक स्लिप देनी चाहिए थी ताकि मैं खुद पोस्ट ऑफिस जाकर इसे कलेक्ट कर लेता। देखो, उस दुनिया का जो पोस्टल इशोन था ना, वो बिल्कुल हमारी दुनिया जैसा ही था। मतलब अगर कोई चीज़ मेल बॉक्स में फिट नहीं होती तो पोस्टमैन बस एक स्लिप देता था, आपको खुद जाकर लाना पड़ता था। तो क्लेन का सवाल बिल्कुल वैलिड था। पोस्टमैन एक सेकंड के लिए शॉक हुआ और फिर बोला, हाँ ये थोड़ा कीमती है, इसलिए मुझे पर्सनली आपको डिलीवर करना था। ये सुनते ही क्लेन के दिमाग की बत्ती जली। भाई तू कोई असली पोस्टमैन नहीं है, तेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है। लेकिन उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए और चुपचाप पैकेज, पेन और स्लिप लेकर साइन कर दिया। दरवाजा बंद करके वो लिविंग रूम में वापस आया, पर उसने पैकेज खोलने में कोई एक स्मार्ट मूव होता है। किसी भी अनजानी चीज को छूने से पहले सेफ्टी जरूरी है। उसने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और उसे हवा में उछाला, डिविनेशन करने के लिए। ये उसका तरीका था डेंजर को चेक करने का। मतलब अगर कॉइन का रिजल्ट नेगेटिव आया तो समझो कोई खतरा नहीं है। कॉइन ने नेगेटिव जवाब दिया, मतलब कोई छिपा हुआ खतरा नहीं था। ये कंफर्म करने के बाद उसने अपनी जेब में रखे एक पेपर फिलिन को टच किया और फिर धीरे धीरे पैकेज खोलना शुरू किया। एक एक करके जब उसने काले कपड़े की सारी लेयर्स हटाई तो अंदर की चीजें साफ साफ दिखने लगी। अंदर एक हल्के गोल्डन कलर की पॉकेट वॉच थी, एक रूमाल था जिस पर गहरे लाल रंग के खून के धब्बे थे, 7-8 भूरे रंग के छोटे घुंघराले बाल थे, और साथ में कुछ नोट्स का बंडल था। ये सब तालीम का सामान था, उसके बाल, उसका खून और उसकी डेली एक्टिविटी के रिकॉर्ड्स। ये सब देखकर क्लेन मन ही मन सोचता है, वाह प्रिंस एड्रेसक तो काफी एफिशिएंट आदमी है। अभी तो रात भी नहीं हुई और उसने सारा सामान पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें कॉफी टेबल पर पड़े उस सामान पर गई, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कई लोग उसे घूर रहे हैं। अब यहीं से असली टेंशन शुरू होती है। क्लेन को ये एहसास होता है कि वो कितने बड़े झमेले में फंस गया है। वो मन में सोचता है, मैं एक ऐसी एंशिएंट एंजल फैमिली के मामले में इन्वॉल्व हो गया हूँ जिनका इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, और ऊपर से ये रॉयल फैमिली की अंदरूनी लड़ाई है। मुझे तो कोई भी कहीं भी कभी भी मसल कर रख सकता है। हो सकता है मुझ पर अभी भी नजर रखी जा रही हो। ये सोचते ही उसने अपना अगला प्लान बना लिया। मुझे खुद को एकदम मामूली और बेकार दिखाना होगा, तभी मैं सेफ रह सकता हूँ। और भाई यहीं से शुरू हुई मैन परफॉर्मेंस है। उसने बड़े आराम से पॉकेट वॉच, रूमाल और बालों को चेक करना शुरू किया, और इस दौरान उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन ने उसे कोई वार्निंग नहीं दी। जब उसे सिचुएशन थोड़ी समझ आ गई तो उसने एक पेन उठाया और डिविनेशन के लिए एक स्टेटमेंट लिखा, तालिम डुमोंट की मौत का असली कारण। वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि कोई उसे देख रहा है, एकदम बिंदास। उसने वो घुंघराले बाल और रुमाल उठाया और सोफे पर पीछे टिककर डिविनेशन मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, और उसकी आंखें गहरी हो गईं जैसे वो किसी गहरे मेडिटेशन में चला गया हो। 7 बार मंत्र दोहराने के बाद वो सपनों की दुनिया में पहुंच गया और उसने वही क्लब का सीन देखा जहां तालिम की मौत हुई थी। उसने देखा कि तालिम अपना दिल पकड़कर तड़प रहा है, उसका चेहरा दर्द से बिगड़ा हुआ है। ये देखते ही क्लेन ने अपनी आंखें खोलीं और खुद से धीरे से कहा, इस खुलासे से तो यही पता चलता है कि तालिम की मौत हार्ट डिजीज से ही हुई थी। फिर उसने अपने चेहरे पर कंफ्यूजन, हैरानी और सोच वाले एक्सप्रेशन ले आया, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। उसने कई अलग अलग डिविनेशन स्टेटमेंट्स ट्राई किए, लेकिन हर बार उसे सेम रिजल्ट मिला। वो उठा और कमरे में कई बार इधर उधर टहला, जैसे बहुत परेशान हो। गुस्से में अपने ही सर पर एक मुक्का मारा, जैसे वो खुद से नाराज हो कि वो अपने दोस्त की मदद नहीं कर पा या कातिल को नहीं ढूंढ पा रहा। मतलब एक्टिंग देखो भाई की ऑस्कर लेवल की चल रही थी। आखिर में वो निराश होकर सोफे पर बैठ गया और काफी देर तक हिला भी नहीं। अंधेरे कमरे में वो एक पत्थर की मूर्ति जैसा लग रहा था। फिर वो मन में सोचता है, शायद इतनी एक्टिंग काफी ज्यादा ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए, और अगर कोई मुझ पर नजर नहीं रख रहा होगा तो मैं अभी तक हवा से लड़ रहा था। ये सोचकर वो उठा और डिनर करने के लिए किचन में चला गया। डिनर के बाद उसने ऐसे दिखाया जैसे वो फिर से हिम्मत जुटा रहा हो, और उसने उन नोट्स को ध्यान से पढ़ना शुरू किया जो तालीम के बारे में थे। उसने उन जगहों और लोगों के नाम सर्कल किए जहां वो अगले कुछ दिनों में इन्वेस्टिगेट करने जाएगा। ये सब करने के बाद उसने एक लंबी सांस ली और बिना किसी कॉन्फिडेंस के सारा सामान पैक करके सुबह चला गया था।
ये सब, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। आधी रात को जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ फिर अचानक अपनी आंखें खोली, वो धीरे से उठा, दरवाज़ा खोला और बगल वाले बाथरूम में चला गया। और इस प्रोसेस में उसने खुद को एक पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट से छिपा लिया था। फिर उसने अपना मैजिक शुरू किया। 4 कदम एंटी क्लॉकवाइज चला और वो ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच गया, अपनी सीक्रेट जगह पर, द फूल की कुर्सी पर। वहां बैठते ही उसकी आंखें एकदम साफ हो गईं। उनमें अब कोई निराशा या उदासी नहीं थी, वो बिल्कुल फोकस्ड था। इसके बाद क्लेन अपने पजामे की एक छिपी हुई जेब से वो खून से सना रूमाल निकाला, जिसे उसने एक मैजिशियन की तरह बड़ी चालाकी से पास छिपा लिया था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से वही डिविनेशन सेंटेंस लिखा, तालिम डुमोंट की मौत का असली कारण। इस बार वो पूरी तरह से शांत था। उसने 7 बार मंत्र दोहराया और फिर कुर्सी पर पीछे टिककर सो गया। और इस बार ग्रे, धुंधली और भ्रम वाली दुनिया में क्लेन ने वो देखा जो उसने पहले नहीं देखा था। उसकी आंखों के सामने एक हथेली के साइज की लकड़ी की कठपुतली थी, जिस पर आंखें, नाक और मुंह बने हुए थे। कठपुतली पर खून के कुछ गहरे लाल धब्बे थे, जो उसे और भी डरावना बना रहे थे। तभी एक हाथ आगे बढ़ा। वो हाथ बहुत गोरा और खूबसूरत था, जिसकी उंगलियां पतली और नाजुक थीं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी उस हाथ की छोटी उंगली में पहनी एक यूनिक अंगूठी, जिसमें नीलम जड़ा हुआ था। और फिर उस हाथ की इंडेक्स फिंगर पर काली आग की लपटें निकली और उसने सीधे लकड़ी की कपुतली के दिल पर उंगली रख दी। बिना किसी आवाज के वो सीन टूट गया और क्लेन अपने सपने से जाग गया। उसका पहला अंदाजा गलत नहीं था, तालिम को एक श्राप से मारा गया था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसने श्राप देते हुए सीन तो देख लिया, पर वो पूरा क्यों नहीं दिखा? उसे सिर्फ एक हाथ और अंगूठी ही क्यों दिखे? वो सोचता है ग्रे फॉग के ऊपर की ये मिस्टीरियस स्पेस तो हर तरह के इंटरफेरेंस को खत्म कर देती है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? और तभी उसे एक पुराना केस याद आया, टिंगेन शहर का, जब वो अनगिनत इत्तेफाकों के पीछे असली कारण जानने की कोशिश कर रहा था। तब भी ऐसा ही हुआ था। वो लाल चिमनी वाला घर तो देख पा रहा था, लेकिन वो इंस जैंगविल और सील्ड आर्टिफैक्ट 008 तक नहीं पहुंच पा रहा था। ये सोचते ही क्लेन की आंखें सिकुड़ गईं। क्या ये किसी ग्रेड 0 सील आर्टिफैक्ट के लेवल की पावर है जो ग्रे फॉग की पावर को रोक रही है? उसने खुद को शांत किया और कंफर्म करने के लिए फिर से वही डिविनेशन दोहराया। अगर सेम रिजल्ट आया तो मतलब सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है, लेकिन अगर डिविनेशन फेल हो गया तो इसका मतलब है कि टारगेट या उसके आसपास कोई चीज ग्रे फॉग को रेजिस्ट कर रही है, बिल्कुल 008 की तरह। और जब उसने डिविनेशन दोहराया, सपने में उस सिर्फ धुंधला टूटा हुआ ग्रे फॉग दिखा, कोई कठपुतली नहीं, कोई उंगली नहीं। वूश! क्लेन एकदम सीधा हो गया, उसका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा गंभीर था। तालिम आखिर किस चीज में फंस गया था? उसने फैसला कर लिया कि अब से क्या करना है, मुझे बस चुपचाप पीछे हटना है। मैं पहले प्रिंस को झूठ बोलूंगा और फिर कह दूंगा कि मैं सच का पता नहीं लगा सका। वो मन में सोचता है, ये दुनिया सच में बहुत डरावनी है। जरा सी लापरवाही आपको किसी बहुत ही भयानक चीज के कांटेक्ट में ला सकती है। इसके बाद वो जल्दी से रियल वर्ल्ड में बाथरूम में वापस आ गया। अगले दिन सुबह 9 बजे क्लेन तालिम के फ्यूनरल में था। वो भीड़ में एक तरफ खड़ा था और उसने तालिम के ताबूत दफनाते हुए देखा। जब सब लोग चले गए तो वो आगे बढ़ा और कब्र कुछ सफेद, मुझे माफ फूल रखे, उसने मन ही मन कहा। जैसे ही वो वहां से जाने वाला था, उसने रिपोर्टर माइक और सर्जन एरन को आते देखा। वो भी तालिम को श्रद्धांजलि देने आए। तभी उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो काले कपड़ों में थी और उसका चेहरा एक घूंघट से ढका हुआ था। वो भी तालिम की कब्र की तरफ आ रही थी। उस औरत ने फूल रखने के लिए नीचे झुकते ही अपना बायां हाथ आगे किया, जिस पर काले रंग का ग्लव था, और उस ग्लव के ऊपर से उसकी छोटी उंगली पर एक नीला पत्थर हल्का सा चमक रहा था। वो वही नीलम की अंगूठी थी। ये देखते ही क्लेन का पूरा शरीर सुन पड़ गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो भाई, चैप्टर की शुरुआत होती है तालिम के फ्यूनरल से और माहौल एकदम उदास है। क्लेन वहां अपने दोस्त रिपोर्टर माइक के साथ खड़ा है और तभी उसकी नज़र एक लेडी पर पड़ती है। ये कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी, क्योंकि उसे देखते ही क्लेन को एक जानी पहचानी खतरनाक वाली फीलिंग आती है। और भाई, क्लेन अब एक्सपीरियंस्ड हो चुका है, उसे पता है कि ये फीलिंग कब और क्यों आती है। उसने तुरंत अपनी क्लाउन पावर का इस्तेमाल किया, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस और बॉडी की हल्की सी कपपाहट को कंट्रोल कर लिया। मतलब सोचो, अंदर से उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन बाहर से वो एकदम नॉर्मल दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने बहुत ही चालाकी से अपनी नजरें हटाईं ताकि किसी को शक न हो कि वो उसे घूर रहा था। फिर सिचुएशन को संभालने के लिए क्लेन ने दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, तालिम बेचारा इतनी कम उम्र में चला गया, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, बच्चे भी नहीं थे। अब ये लाइन उसने सिर्फ इसीलिए बोली ताकि अगर किसी ने उसकी तरफ देखा भी हो तो उन्हें लगे कि वो उस लेडी को देखकर इमोशनल हो गया, शायद उसे तालिम की फैमिली से जो देख रहा हो। ये था उसका स्मार्ट मूव। इस पर रिपोर्टर माइक ने भी आह भरते हुए कहा, हाँ, इस उम्र में तो उसकी शादी 4-5 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके ग्रैंडफादर वाले मामले ने उसे एक गहरा सदमा दिया था, जिसकी वजह से वो हमेशा शादी को मना करता रहा। और भाई, जैसे ही माइक ये सब बता रहा था, क्लेन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस पीठ पर कोई कांटों का गुच्छा चुभा हो, धीरे धीरे उसकी स्किन के अंदर जा रहा हो। वो लेडी जिसने ब्लैक ड्रेस पहनी थी और जिसके हाथ में एक नीलम की अंगूठी थी, वो तालिम की कब्र से उठकर चली गई। उसके साथ 2 मेड्स भी थीं। जैसे ही वो आंखों से हुई, क्लेन ने राहत की सांस ली। वो जो पीठ में चुभन वाली फीलिंग थी, वो अब ठंडे पसीने में बदल चुकी थी। क्लेन के दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे।
आखिर वो लेडी कौन थी और वो यहाँ फूल चाने क्यों आई थी? क्या वो तालिम की लवर थी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तालिम जैसा एक आम इंसान जिसके पास न पैसा था, न कोई स्टेटस, उसका रिश्ता एक ऐसी खतरनाक इंसान से कैसे हो सकता है जो ग्रेड ज़ीरो सील्ड आर्टिफैक्ट या किसी डेमीगॉड से जुड़ी हो? ये कोई नॉवेल थोड़ी चल रही है यार। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शायद इसी लेडी ने तालिम को श्राप देकर मारा था। मतलब ये मामला बहुत ही ज़्यादा गहरा और कॉम्प्लिकेटेड था। क्लेन को सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पर हो रही थी कि तालिम जैसा एक नॉर्मल इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो ग्रेड ज़ीरो लेवल के किसी मामले में कैसे फंस गया। ये बात उसके पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। तभी उसे याद आया कि कोई पहला केस नहीं है, उसके आसपास एक और ऐसा ही केस है, डॉक्टर एरन का। उस आम से दिखने वाले डॉक्टर के घर में सीक्वेंस 1 का स्नेक ऑफ मरकरी छिपा हो सकता है। और जैसे ही उसने इस बारे में सोचना शुरू किया, उसकी आंखों के सामने पिछले 5 महीनों की पूरी फिल्म चल पड़ी। उसे एहसास हुआ कि वो अनजाने में कितने सारे डेमीगॉड्स और खतरनाक सील्ड आर्टिफैक्ट्स के मामलों में शामिल हो चुका है। वो औरत जिसने तालिम को मारा, स्नेक ऑफ मरकरीविल ब्लेस्फेमर एमन, रॉयल म्यूजियम वाली मिस्टीरियस लेडी, रोज स्कूल ऑफ थॉट का हाई सीक्वेंस बियॉन्डर 008142 इन जेंगविल, मिस्टिक मिस्टर डोर, ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर। भाई साहब, लिस्ट इतनी लंबी थी कि क्लेन की सांसें अटक गईं। एक एक नाम अपने आप में एक तबाही था। और ये तो वो नाम थे जिन्हें वो जानता था। इनके ऊपर ट्रू क्रिएटर और इटर्नल ब्लेजिंग सन जैसे असली गॉड्स भी तो थे। फिर उसे लगा कि कहीं वो खुद भी तो इनमें से एक नहीं है। आखिर वो एक अजीब डार्क डिवाइनेशन से आया है, एक दूसरी दुनिया की आत्मा जो मिस्टीरियस ग्रेफॉक को कंट्रोल करती है। उसे लगा कि शायद रोजेल के बाद अब एक नया क्रेस्ट ऑफ द टाइम शुरू हो गया है, जहां सारे डेमी गॉड्स और खतरनाक आर्टिफैक्ट्स एक एक करके सामने आ रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही थी और वो उसके सेंटर में था। खैर, इन सब सोच से बाहर निकलकर क्लेन ने देखा कि माइक और एरन जा चुके थे, तो वो भी धीरे धीरे कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर एक कैरिज ढूंढ रहा था, जानी पहचानी गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। ये प्रिंस एडेसाक की गाड़ी थी। क्लेन को देखते ही प्रिंस के बटलर ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। प्रिंस ने क्लेन से पूछा कि क्या उसे वो पैकेज मिला जो उसने भेजा था, जिसमें तालिम के बाल और खून थे। क्लेन ने बस हाँ में जवाब दिया। प्रिंस ने पूछा कोई प्रोग्रेस हुई? इस पर क्लेन ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, मैंने कई बार डिवाइनेशन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार यही नतीजा निकला कि उसकी मौत हार्ट डिजीज से हुई है। अब देखो, क्लेन ने ये जवाब देकर एक तरह से प्रिंस को सब कुछ बता दिया। उसने ये जता दिया कि मेरा सीक्वेंस अभी इतना हाई नहीं है, सामने वाला मुझसे ज़्यादा पावरफुल है और मैं सच का पता नहीं लगा सकता। ये एक स्मार्ट तरीका था पीछे हटने का। प्रिंस ये सुनकर थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने क्लेन को इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के लिए 100 पाउंड्स दिए। 100 पाउंड्स। एक बार फिर क्लेन को प्रिंस की अमीरी का एहसास हुआ। क्लेन ने पैसे लिए और कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। प्रिंस को विदा करने के बाद क्लेन ने घर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला वो वही जम गया। उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन उसे बता रही थी कि लिविंग रूम में कोई जन भी आया था, किसी ने उसके कमरे में घुसपैठ की थी। ये एक तरह की वार्निंग थे। क्लेन समझ गया कि उसे चुपचाप पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है, और यहीं पर क्लेन ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। वो सीधा वहां से स्टीम कैथेड्रल गया, जो चर्च ऑफ द गॉड मशीनरी का हेडक्वार्टर था। ये शहर की 3 सबसे सेफ जगहों में से एक थी, जहां कोई भी जासूसी नहीं कर सकता था। वहां जाकर उसने एक बिशप से कहा कि उसे कन्फेशन करना है। कन्फेशन रूम में लकड़ी की दीवार के उस पार क्लेन ने बिशप से कहा, मैं कन्फेस करता हूं कि मैंने खतरे का सामना करते हुए अपने सिद्धांतों का पालन नहीं किया और मैंने पीछे हटने का फैसला किया। फिर उसने बिशप को तालिम की मौत से लेकर प्रिंस के केस तक की पूरी कहानी सुना दी और ये भी बताया कि उसे रॉयल फैमिली के झगड़ों में पड़ने से डर लग रहा है। ये क्लेन का जीनियस मूव था। वो जानता था कि उसे कोई देख रहा है, इसलिए वो सीधा मशीनरी हाइव माइंड के पास नहीं जा सकता था। इसलिए उसने कन्फेशन का रास्ता चुना, ताकि चर्च के जरिए उसकी बात ऊपर तक पहुंच जाए और उसे किसी खतरे का सामना भी न करना पड़े। बिशप ने शांति से सब कुछ सुना और कहा, तुम्हारा फैसला इंसानी स्वभाव से निकला है, गॉड तुम्हें दोष नहीं देंगे। वापस जाओ, गॉड तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये सुनकर क्लेन समझ गया कि उसका मैसेज पहुंच गया है। चर्च अब इस मामले को देखे वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। कैथेड्रल से बाहर निकलकर धुंधले आसमान को देखते हुए उसने एक लंबी सांस ली। उसे आज बार फिर एहसास हुआ कि इस खतरनाक दुनिया में टिके रहने के लिए उसे जल्द से जल्द एडवांस करना होगा। पावर ही सब कुछ है। तो भाई, आज का चैप्टर शुरू होता है एक बहुत ही डार्क और तूफानी जगह से, सिटी ऑफ सिल्वर। सोचो, एक ऐसी शहर की दीवारें जो एकदम काली हैं और आसमान में बिजली कड़क रही है, जो हर कुछ सेकंड्स में उस अंधेरे को चीर देती है। यहीं पर हमारा एक कैरेक्टर है, डेरिक बर्ग, जो अपनी पीठ पर एक लेदर बैग और हाथ में एक्स ऑफ हरिकेन नाम की एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर खड़ा है। वो और उसके करीब 10 टीममेट्स एक गुफा के दरवाजे के बाहर खड़े थे, किसी मिशन पर जाने के लिए तैयार। डेरिक जब ऊपर नजर उठाता है तो उसे शहर की दीवारों की दरारों में सूखी और सख्त काली मिट्टी दिखती है, और उस मिट्टी से कुछ अजीब से खरपतवार उगे हुए थे, जो घने और इंसानी बालों जैसे लग रहे थे। मतलब क्रीपी वाइब्स पहले सीन से ही शुरू हो गई थीं। तभी उसे कुछ कदमों की हनाई थी है और वो फौरन शहर के गेट की तरफ देखता है।
बिजली की चमक और अंधेरे के बीच एक लंबा सा फिगर धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था, जिसकी पीठ पर 2 सीधी तलवारें क्रॉस करके बंधी हुई थीं। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि सिटी ऑफ सिल्वर की 6 मेंबर काउंसिल का कॉलिन इलियट था। और भाई, इसका अपीयरेंस एकदम किसी हॉलीवुड मूवी के वॉरियर जैसा था। सफ़ेद बिखरे बाल, गहरी और पुरानी आंखें, चेहरे पर लड़ाई के गहरे निशान और उसका वही पुराना ब्राउन कोट और फ्लेक्स वाली शर्ट। ये बंदा एक बहुत ही पावरफुल डीमन हंटर था। और उसे देखते ही डेरिक और बाकी उसे ग्रीट किया। डेरिक की नज़र चीफ की कमर पर जाती है, जहां एक लेदर बेल्ट बंधी थी और उस बेल्ट में छोटे छोटे कई सारे मेटल बॉटल्स रखे हुए थे। और पता है, ये बॉटल्स एक्सपीरियंस्ड डीमन हंटर की निशानी होती थीं। डेरिक ने अपने पेरेंट्स से सुना था कि डीमन हंट्स की खासियत यही होती है कि वो अलग अलग मॉन्स्टर्स की कमजोरियों का पता लगा लेते हैं और फिर उन कमजोरियों के हिसाब से वो मैजिकल मेडिसिन, होली ऑइंटमेंट्स और स्पेशल एसेंशिया ऑयल्स बनाते थे। मतलब ये लोग मॉन्स्टर्स से सीधे फाइट करने से पहले पूरी तैयारी करते थे, उनकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते थे। एक तरह से कह सकते हो कि एक नॉलेजेबल और वेल प्रिपेयर्ड डीमन हंटर ज़्यादातर मॉन्स्टर्स का काल होता है। और उनकी कमर पर जितनी ज़्यादा अलग अलग तरह की बॉटल्स होती थीं, वो उनके एक्सपीरियंस को दिखाती थीं, जैसे किसी गेम में इन्वेंट्री भरी हो। खैर, ये तो डीमन हंटर्स की पावर का बस एक हिस्सा था। सिर्फ इन बॉटल्स के दम पर कोई डेमिगॉड तो नहीं बन सकता, तो उनकी असली पावर कुछ और ही थी। चीफ कॉलिन ने चारों तरफ देखा और जब कंफर्म हो गया कि सारे टीम मेंबर्स आ गए हैं, तो उसने अपनी भारी आवाज में कहा, लाइट जलाओ, चलो चलते हैं। ये सुनते ही 2 टीम मेंबर्स ने तुरंत अपनी लालटेन में कैंडल्स जला दी और उस रोशनी से आसपास का अंधेरा थोड़ा कम हुआ। अब देखो, सिटी ऑफ सिल्वर में दिन के टाइम जब बिजली ज्यादा चमकती है तो उन्हें लाइट्स की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हर 2-3 सेकंड में रोशनी हो जाती थी। लेकिन जैसे ही वो शहर से बाहर उस गहरे अंधेरे में जाते थे, उन्हें कैंडल लाइट मेंटेन करनी पड़ती थी, क्योंकि रूल ये था कि अगर बिजली चमकने के बीच 5 सेकंड से ज्यादा का अंधेरा हो गया तो बहुत हाई चांस था कि कोई खतरनाक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देगा। और ये कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं होती थी। डेरिक को अपने पेरेंट्स की सुनाई एक कहानी याद थी जो बहुत डरावनी थी। एक बार वो लोग अंधेरे में बहुत अंदर तक एक्सप्लोर करने गए थे और एक लाई की वजह से वो टाइम पर कैंडल्स बदल नहीं पाए, जिसकी वजह से उन्हें पूरे 8 सेकंड तक टोटल डार्कनेस में रहना पड़ा। और जब अगली बार बिजली चमकी और रोशनी, तो उन्होंने देखा कि उनकी 8 लोगों की टीम में से सिर्फ 5 लोग बचे थे। बाकी 3 लोग बिना कोई आवाज किए चुपचाप गायब हो गए थे और फिर कभी नहीं मिले। सोचना खौफनाक मंजर रहा होगा वो। ये याद करके डेरिक ने एक गहरी सांस ली, अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और टीम के बीच में चलने लगा। चीफ कॉलिन सबसे आगे थे और पूरी टीम एक तय रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। बिजली चमकी और काले घास से ढका हुआ पूरा मैदान एक डॉयल पेंटिंग जैसा लग रहा था। 10 बियॉन्डर्स की ये टीम उस अंधेरे में आगे बढ़ती जा रही थी और जैसे ही बिजली जाती, घना अंधेरा उन्हें लगभग निगल ही जाता था। उनकी छोटी सी कैंडल की रोशनी बस उनके आसपास के एरिया को ही बचा पा रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं ईस्ट बोरो के एक सस्ते से कॉफी शॉप में। यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर क्लाइन अपने पुराने इन्फॉर्मर ओल्ड कोहलर से मिलने आया था। क्लाइन जब वहां पहुंचा तो ओल्ड को ने टोस्ट पर बटर लगा रहा था। क्लाइन ने टेबल पर रखी एक मुड़ी हुई सिगरेट देखी और मुस्कुरा, पुनिया खरीदा है क्या? ओल्ड कोहलर ने जवाब दिया, नहीं, ये पुरानी है, मैं अब स्मोक नहीं करता, बस इसे साथ रखता हूँ, कभी कभी सूंघ लेता हूँ। ये मुझे मेरे पुराने आवारा दिनों की याद दिलाती है, जब ऐसा लगता था कि मैं किसी भी पल मर सकता हूँ। उसकी आवाज़ में एक डर था जो बताता कि उसने कितनी मुश्किल जिंद देखी है। क्लाइन ने अपनी जेब से 20 सोली निकाले और टेबल पर खिसकाते हुए कहा, पिछली बार की इन्फॉर्मेशन से मैं बहुत खुश था। और इससे पहले कि ओल्ड कोहलर कुछ कहता, क्लाइन ने काउंटर की तरफ देखकर ऑर्डर दिया, एक ओटमील ब्रेड, 2 टोस्ट, एक बटर, एक बीफ स्टू और एक कप चाय। ये सुनकर ओल्ड कोहलर हैरान हो गया। मिस्टर मोरियार्टी, क्या आपने कल डिनर नहीं किया था? क्लाइन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, नहीं, बस आगे बहुत काम है, शायद लंच का टाइम न मिले। अब देखो, ये क्लाइन का स्टाइल था। वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो एक बहुत बिजी और सीरियस डिटेक्टिव है। आखिर उसे प्रिंस प्रिडेसाक से 100 पाउंड्स जो मिले थे। ओल्ड कोहलर ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे और पैसे अपनी जेब में रख लिए। उसने धीरे से कहा, जिस मामले के बारे में आपने पता करने को कहा था, उसमें कुछ रिजल्ट्स मिले हैं। एजिक एगर्स पर जो इनाम है वो कुछ गैंग लीडर्स और इंटेलिजेंस डीलर्स की तरफ से है, लेकिन ये काम उन्हें किसने दिया, ये पता करना मुश्किल है। क्लाइन के मन में आया। नैम उसने से हिलाया और कहा, इतना काफी है और गहराई में जाने की जरूरत नहीं, बहुत खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर ओल्ड कोहलर ने राहत की सांस ली और कहा, 2 दिन पहले गोल्डन क्लोक स्ट्रीट के एक सस्ते होटल में किसी ने एजिक एगर्स जैसे दिखने वाले बंदे को देखा था। कहते हैं कि वो इनाम वाले पोस्टर की कार्बन कॉपी लग रहा था। ये सुनते ही क्लाइन का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने हैरानी दिखाने के बजाय मुस्कुराया। और फिर क्या ऐसा तो नहीं कि जैसे ही मैंने इस इनाम के लिए कोशिश करने का सोचा, मामला ही खत्म हो गया? ओल्ड कोहलर ने कहा। उस क्लू के बाद बहुत सारे बाउंड्री हंटर्स वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। बस इतना पता चला कि कमरे में लाई के निशान थे। क्लाइन सोचने लगा, ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले MI9 को ही भेजी गई होगी। क्या मिस्टर एज का उनसे कोई सीक्रेट मुकाबला हुआ? पता नहीं रिजल्ट क्या रहा होगा। तभी वेटर खाना लेकर आया तो क्लाइन ने ओल्ड कोहलर से कहा,
बाद में मुझे गोल्डन क्लोक स्ट्रीट ले चलना, शायद मुझे कोई सुराग मिल जाए। दोनों ने खाना खाया और बाकी मामलों पर बात की, जैसे द फूल के फॉलोअर्स को अब ज्यादा लोग नहीं ढूंढ रहे थे और ईस्ट बोरो से कई टेक्सटाइल वर्कर्स गायब हो गए थे। ये सुनकर क्लाइन थोड़ा सीरियस हो गया। ईस्ट बोरो छोड़ दिया? उसने पूछा। उनकी फैमिली को पता नहीं है। कोहलर ने बताया कि कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ गए और कुछ अकेले ही काम की तलाश में शहर आए थे, तो उनका कोई नहीं था। क्लाइन को लगा कि इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। उसने इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लिया। कुछ देर बाद क्लाइन और ओल्ड कोर गोल्डन क्लॉक स्ट्रीट के उस होटल में पहुंचे। होटल के मालिक ने 2 पेंस की टिप ली और खुशी खुशी उन्हें उस कमरे में ले गया जहां एजिक को देखा गया था। मालिक ने कहा, यहाँ इतने बाउंड्री हंटर्स आए कि मेरी अच्छी कमाई हो गई, इसलिए मैंने कमरे को वैसा का वैसा ही रखा है। क्लाइन ने कमरे में नजर दौड़ाई। टूटी कुर्सियां और फटे कपड़े बिखरे पड़े थे। लड़ाई का कोई खास निशान नहीं था, लेकिन क्लाइन के पास थी उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन की पावर। उसने अपनी नजर बेड के नीचे डाली। कुछ सेकंड घूरने के बाद वो आगे बढ़ बेड पर हाथ मारा। धूल उड़ी और बेड के नीचे से एक ग्रे कलर का चूहा बाहर निकला। देखने में वो चूहा बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन क्लाइन के स्पिरिट विजन में उस चूहे का ऑरा सिर्फ ब्लैक और ग्रीन कलर का था। जैसे ही चूहा दीवार पर चढ़ा, उसका पेट क्लाइन को दिखा और वो देखते ही समझ गया। चूहे का पेट हरा पड़ चुका था और उसमें से पस बह रहा था। उसके अंदर के ऑर्गन्स भी सड़ चुके थे। ये किसी डार्क मैजिक का असर था। क्लाइन ने ओल्ड कोहलर से पूछा, क्या एज एगर्स पर से नाम हटा दिया गया है? कोहलर ने कहा, नहीं। क्लाइन ने एक बार और कमरे को निकले और फिर बाहर निकल गया। चलो चलते हैं, यहाँ कोई काम का सुराग नहीं है। पूरा दिन बिजी रहने के बाद रात को क्लाइन अपने बेड पर लेटा और ड्रीम वर्ल्ड में चला गया। अचानक उसे एहसास हो कि वो सपना देख रहा है और कोई पावर उसके सपने में घुस आई है। उसने देखा कि वो एक खेत वाले इलाके में है। पास में एक नदी बह रही है। वहां करीब 10 लोग ब्लैक कोट पहने हुए एक गुफा के एंट्रेंस के पास खड़े थे और उनमें क्लाइन का जानने वाला इकेंसर बर्नार्ड भी था। क्लाइन को समझ आया कि ये मशीनरी हाइव माइंड के लोग हैं जो एमन फैमिली के मकबरे को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन वो सोचने लगा, इसका सीन मेरे सपने में क्यों आ रहा है? तभी उसने देखा कि नदी की सतह पर पानी से कुछ सफेद शब्द बन रहे हैं और उन शब्दों में लिखा था, योर लॉयल एंड हम्बल सर्वेंट एरोडेस इज हियर टू रिपोर्ट टू यू ऑन द एक्सप्लोरेशन सिचुएशन। आपका वफादार और विनम्र सेवक एरोडेस आपको इस खोज की सिचुएशन पर रिपोर्ट करने के लिए यहाँ है। ये देखकर क्लाइन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, कोई मुझे बताएगा कि एक अच्छा भला आईना इतना बड़ा स्निच यानी मुखबिर कैसे हो सकता है? तो भाई चैप्टर शुरू होता है एकदम हाईटेक स्टाइल में। क्लेंथ फूल वाले अपने सुपर कूल मोड में स्विच कर जाता है और बस नॉट बैड बोलता है। उसके सामने जो मैजिक मिरर है एरोडेस, उसमें लिखा आता है कि ये रिकॉर्ड किया हुआ एक्सप्लोरेशन है। आप चाहो तो सीन्स को फास्ट फॉरवर्ड या स्किप कर सकते हो। ये सुनते ही क्लेन के दिमाग में एक ही बात आती है कि ये मिरर तो पूरा वर्चुअल रियलिटी वाला फैमिली सिनेमा है। मतलब क्या मस्त टेक्नोलॉजी है। और बूम, सीन सीधा जूम होता है और क्लेन खुद को इकांसेर बर्नार्ड के बगल में पाता है। सब कुछ इतना रियल था कि उसे लगा ही नहीं कि वो एक रिकॉर्डिंग देख रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पर्सनल टूर पर गया हो। वहां पर मशीने हाइवमाइंड की पूरी टीम खड़ी थी और टीम को लीड कौन कर रहा था? एक डेमीगॉड, हाँ भाई, चर्च ऑफ स्टीम एंड मशीनरी का आर्कबिशप होरामिक हेडन। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि मशीनरी हाइव माइंड इस मिशन को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही थी, पूरी तैयारी के साथ आए थे। ये देखकर क्लेन को थोड़ी टेंशन भी होती है। उसको लगा कि इन लोगों ने इतनी प्रिपरेशन की है तो हो सकता है इन लोगों ने पहले से ही यानी भविष्यवाणी करवा ली हो। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं मिस शैरोन और उसकी मीटिंग का राज खुल ना जाए। फिर वो सोचता है कि चलो उस जगह पर जो धुंध है वो डिविनेशन को रोक लेती है, बिल्कुल उसके कार्ड्स ऑफ ब्लेस्फेमी की तरह। और उसे एरोडेस पर भी थोड़ा भरोसा था। उसको लगा कि हो सकता है मिरर उसे खुश करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स पर म्यूजिक लगा दे, जैसे टीवी पर होता है ना। फनी थॉट था बट पॉसिबल था। खैर आर्क बिशप होरामिक अपने चेस्ट पर एक सेक्रेड एम्ब्लेम बनाता है और बोलता है, ऑपरेशन शुरू करो, गॉड हमारे साथ है। और लगभग 10 बियॉन्डर्स नीचे जाना शुरू कर देते हैं। क्लेन ने सीन को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, क्योंकि भाई उसको भी तो देखना था कि मशीनरी हाइव माइंड के लोग लड़ते कैसे हैं। वो उनके कॉम्बैट स्टाइल को लेकर बहुत क्यूरियस था। साथ ही वो ये भी देखना चाहता था कि एक डेमीगॉड एक्शन में कैसा दिखता है और एमन फैमिली के उस टूम में आखिर राज क्या छुपा है। तो सब लोग काले मार्बल की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। हजारों साल पुरानी होने के बाद भी वो सीढ़ियां एकदम मजबूत थीं। नीचे उन्हें फोर्थ एपोक के टाइम के अजीब एसिमेट्रिकल पिलर्स दिखते हैं और उनके सामने था एक बड़ा सा भारी भरकम ग्रे पत्थर का दरवाजा। दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था, इतना कि 2 लोग आराम से अंदर जा सके। अंदर घुप अंधेरा था। मशीनरी हाई माइंड के मेंबर्स ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने लैंटर्न से आसपास अच्छे से सर्च किया पर कुछ खास नहीं मिला। फिर आर्क बिशप की परमिशन से इकांसेर बोलता है, प्लान के मुताबिक पहली ग्रुप प्रिलिमिनरी क्लीनअप शुरू करेगी। क्लीनअप, ये शब्द सुनकर क्लेन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आर्कियोलॉजी करने आए हैं या सफाई? और भाई उसके बाद जो हुआ उससे क्लेन का मुंह खुला का खुला रह गया। टीम के 2 सबसे तगड़े बंदे अपनी पीठ से 2 लंबे काले बॉक्स उतारते हैं और उन्हें खोलते हैं। एक बॉक्स में थी एक भारी लोहे जैसी काली कैनन और दूसरे बॉक्स में थी एक कॉम्प्लेक्स सी बंदूक
जिसमें पेल गोल्डन बुलेट्स की चेन लगी हुई थी। एक बंदा उस कैनन को अपने कंधे पर रखता है और उस खुले दरवाजे की तरफ जाता है। दूसरा उस अजीब गन को उठाकर उसके आगे खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर बूम, उस कैनन से एक छोटा सूरज जैसा गोल्डन फायरबॉल निकलता है और सीधा अंधेरे में घुस जाता है। जमीन कांप जाती है और दरवाजे के अंदर से तेज रोशनी निकलती है। जिस बंदे ने कैनन पकड़ी थी उसकी बॉडी भी थोड़ी नीचे धंस जाती है और फिर बूम बूम बूम, वो अलग अलग जगहों पर गोल्डन कैनन बॉल से हमला करता रहता है। टूम पूरा हिल जाता पर एक धूल का कण तक नहीं गिरता। जब वो रुकता है तो दूसरा बंदा आगे बढ़ता है और अपनी गन से ट्रिगर दबाता है। डा डा डा, मशीन गन की आवाज गूंजती है और पेल गोल्डन बुलेट्स की बारिश हो जाती है जो अंधेरे में छुपे हर खतरे को साफ कर दे। देखकर क्लेन लिटरली हैरान था। उसका रिएक्शन ऐसा था, भाई ये तो वही बॉम्बार्डमेंट इफेक्ट है जो मैं हमेशा से चाहता था। और ये लोग प्यूरिफाइंग बुलेट्स और एक्सॉर्सिज्म कैन बॉल्स जैसे महंगे बियॉन्डर आइटम्स यूज कर रहे हैं। कितना पैसा है इनके पास। ये है मशीनरी हाई माइंड का कॉम्बैट स्टाइल। पर रुको, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक आंसर चिल्लाकर बोलता है, ग्रुप 2 आगे का क्लीन अप करो। क्लेन सोचता भी और बाकी है। उसका तो दिमाग ही सुन्न हो गया था। सेकंड ग्रुप में भी 2 लोग थे। उनके हाथ में थे अलग अलग चमड़े से बने हुए स्मंस पड़ते हैं, स्क्रॉल्स एक्टिवेट करते हैं और अंदर फेंक देते हैं। अचानक दरवाजे के अंदर की जगह एक प्योर रोशनी से भर जाती है। सोने की पवित्र बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं जो उस एरिया की हर चीज को क्लींज कर देती हैं। ये सब देखकर क्लेन हंसी आ गई। वो सोच रहा था, यार तुम लोग यहाँ आर्कियोलॉजी करने आए हो या सफाई अभियान चलाने? तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा ये क्लीन अप मेथड पूरा टूम ही गिरा देगा? पर मशीनरी हाई माइंड की टीम पूरी तैयारी में थी। सेकंड टीम काम खत्म करके चिल्लाती है, डीकन जैसा सोचा था स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ो, इकांसर ऑर्डर देता है। क्लेन उनके साथ अंदर चलता है। जमीन पर सिर्फ मिट्टी और मलबा पड़ा था। ये बताना इम्पॉसिबल था कि यहाँ ले पहले कौन से मॉन्स्टर्स थे या क्या ट्रैप्स लगे हुए थे। सब कुछ साफ हो चुका था। क्लेन ने सोचा, इस तरह की क्लीन के बाद हाई सीक्वेंस बियॉन्डर के नीचे का कोई भी बंदा बच ही नहीं सकता। उसे समझ आ गया था कि एस्थेटिक ऑफ वायलेंस क्या होता है, सिंपल, डायरेक्ट और बिना किसी लॉजिक के। आगे भी यही सीन रिपीट एक के बाद एक एरिया साफ करती हुई आगे बढ़ती रही और बीच बीच में उन्हें कुछ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिल जाती थीं। जब वो मैन टूम चेंबर के पास पहुंचे तो आर्कबिशप होरोमिक हेडन रुक गया और कंफ्यूज होकर बोला, यहाँ कोई म्यूरल्स नहीं है। क्लेन जो आधा हिस्टोरियन था उसे भी ये अजीब लगा। नॉर्मली किसी नोबल फैमिली के टूम में उनकी लाइफ या ऑनर को दिखाने के लिए म्यूरल्स जरूर होते थे और ये तो फोर्थ एपोक का टूम था। बिना म्यूरल्स के इतना बड़ा टूम होना सच में अजीब था। आर्कबिशप का सवाल सुनकर इकांसेर ने तुरंत अपने लोगों को 2-2 के ग्रुप में आसपास म्यूरल्स के निशान ढूंढने के लिए भेज दिया। ये सब देखते हुए क्लेन कमिया की फास्ट फॉरवर्ड करके सीधा रिजल्ट देख ले। तभी उसकी नज़र लेफ्ट कॉर्नर में गई जहां 2 मशीनरी हाईमाइंड मेंबर्स अचानक से 3 हो गए थे। उनमें से एक बिल्कुल इकांसेर बर्नार्ड जैसा दिख रहा था। ये क्या? क्लेन पहले तो चौंका, फिर उसने गेस कर लिया। जैसे ही उसने सोचा, वो नकली इकांसेर अपने सबसे पाजले टीम मेंबर के पास गया और पूछा, कुछ मिला? उस टीम मेंबर ने पलट कर देखा, पर डीकन इकांसेर को देखकर रिलैक्स हो गया। नहीं, उसने अपना सेंटेंस पूरा किया भी नहीं था कि उसके सामने वाला एक अचानक एक ह्यूमन स्किन में बदल गया और उसकी बॉडी से लिपट गया। पर अटैक फेल हो गया क्योंकि उस बंदे ने अपने गले में एक प्रोटेक्टिव चार्म पहना हुआ था जिस पर सन से रिलेटेड सिंबल्स बने थे। वो चार्म अचानक चमकने लगता है जैसे सूरज उग गया हो। वो ह्यूमन स्किन जलने लगती है और पीछे हट जाती है और जैसे ही वो पीछे हटी उस पर हमलों की बारिश हो गई। एक काला विप, बियॉन्डर वेपन्स, जलते हुए स्क्रॉल्स और वही पेल गोल्डन बुलेट्स सब एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं। एक ब्रिलियंट एक्सप्लोजन के बाद आसमान से राख गिरने लगती है। एक ह्यूमन स्किन शैडो था। उस मेंबर ने अपने चार्म को पकड़कर कहा, शुक्र है आर्क बिशप ने हमें ये पहनने को दिया था। तभी क्लेन ने अच्छे से नोटिस किया कि हर मेंबर के पास कुछ ना कुछ स्पेशल था। किसी के ब्रोच में रात की क्वालिटी थी, किसी की रिंग में तूफान की इंटेंसिटी, किसी के बेल्ट में फिजिकल स्ट्रेंथ का एहसास। क्लेन समझ गया, भले ही ये सब अजीब मिस्टिकल आइटम्स ना हो, पर ज्यादातर चार्म्स और बियॉन्डर वेपन्स थे। उसने सोचा, इनका इफेक्ट भले ही जल्दी खत्म हो जाए, पर ये हैं तो बहुत महंगे। अगर तुम कोई आर्टिसन या अमीर बियॉन्डर नहीं हो तो इतना सब इकट्ठा करना इम्पॉसिबल है। तो ये है मशीनरी हाइव माइंड का कॉम्बैट स्टाइल, पैसा जलाओ, बर्निंग मनी। ये सोचकर क्लेन को अचानक एक झटका सा लगा। उसे थोड़ा बुरा फील हुआ और उसे रिकवर होने में टाइम लगा। उसके बाद ह्यूमन स्किन शैडो की कैरेक्टरिस्टिक इकट्ठी होकर एक फॉर्म लेती है। वो एक बड़े डायमंड जैसा था जिसके हर साइड पर अलग अलग चेहरे थे। क्लेन ये देख खुश हो गया, बस इसी की कमी थी। मशीनरी हाइव माइंड ने सारा सामान उठाया, म्यूरल्स को फिर से ढूंढने की कोशिश की, पर कुछ नहीं मिला। आखिर में उन्होंने हार मान ली और मेन टूम की तरफ बढ़ गए। तो भाई, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का चैप्टर 447 स्टार्ट होता है एकदम धमाकेदार सिचुएशन से। मशीनरी हाइव माइंड के मेंबर्स ने काफी बमबारी और तोड़फोड़ के बाद फाइनली उस मकबरे के मेन हिस्से का रास्ता खोल लिया था।
सिचुएशन ये थी कि जमीन पर हर तरफ मलबा पड़ा था और दीवारों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक चीज एकदम सही सलामत थी, बिना एक भी खरोंच के। लगभग 7 मीटर दूर दीवार पर एक भूरे रंग का लकड़ी का फ्रेम टंगा हुआ था। और भाई, ऐसी खतरनाक और पुरानी जगह पर एक परफेक्ट कंडीशन में रखा हुआ फ्रेम, ये देखते ही किसी को भी समझ आ जाएगा कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। टीम का कोई भी मेंबर कुछ बोलता उससे पहले ही चर्च ऑफ स्टीम मशीनरी के आर्च बिशप होरामिक हैडन और उन्हें बहुत शांति से एक्सप्लेन करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये शायद एमन फैमिली का स्पेक्टर पोर्ट्रेट फ्रेम है। अब इसका काम क्या है, वो सुनकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। होरामिक ने बताया कि अगर कोई भी इंसान इसके रेंज में आ गया और इसकी नज़र उस पर पड़ गई तो पलक झपकते ही उसकी स्पिरिट बॉडी, यानी कि उसकी आत्मा, उसके जिस्म से अलग होकर उस फ्रेम में एक पोर्ट्रेट बनकर हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। मतलब सोचो, आपका शरीर तो यहीं रह जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा एक तस्वीर बन जाएगी और उसे बचाने का तरीका भी नहीं होगा जब तक कि आपके पास सही मेथड्स न हो। और अगर ज्यादा देर तक कोई उस फ्रेम में फंसा रह गया तो उसका शरीर मर जाएगा। फिर तो आत्मा को आज़ाद कराने के बाद भी वो बच नहीं पे, हवा में गायब हो जाएगी। ये सुनकर तो क्लेन की भी हालत खराब हो गई, जो ये सब मैजिक मिरर एरोड्स के जरिए देख रहा था। उसे एक डेमी गॉड को एक सील्ड आर्टिफैक्ट से लड़ते हुए देखने में डर लग रहा था, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि अरे, मैं तो बस एक सीन देख रहा हूँ, जैसे कोई हॉरर मूवीज में डरने की क्या बात है। ये सोचकर उसे अपनी हिम्मत बढ़ाई और होरामिक के पीछे पीछे चलने लगा। अब आर्च बिशप होरामिक, जो खुद एक डेमी गॉड थे, धीरे धीरे उस खतरनाक फ्रेम के करीब पहुंच गए। उन्होंने एक व्हाइट प्रीस्ट रोब पहना हुआ था और जैसे जैसे वो पास जा रहे थे उनका चेहरा उस फ्रेम के शीशे पर दिखने लगा था। क्लेन के दिमाग में एक और सवाल आया, फोर्थ एपक में ग्लास? लगता है क्योंकि फिफ्थ एपक की हिस्ट्री में ग्लास हमेशा से था, पर ये किसी ने नहीं बताया कि इसे इन्वेंट किसने किया था। खैर, अब सब लोग सांस रोककर देख रहे थे कि एक डेमीगॉड और इस खतरनाक सील्ड आर्टिफैक्ट के बीच क्या होता है। होरामिक का शरीर पूरी तरह से उस स्पेक्टर पोर्ट फ्रेम के सामने आ गया, लेकिन उनकी आंखों की चमक बिल्कुल भी कम नहीं हुई। फ्रेम के अंदर की परछाई थोड़ी देर के लिए हिली, जैसे वो उनकी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रही हो, पर वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। और फिर होरामिक ने एक ऐसा काम किया जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने पहले से तैयार किया हुआ एक बड़ा सा काला कपड़ा निकाला और उस फ्रेम को पूरी तरह से ढक दिया। फ्रेम 2-3 बार कांपा और फिर एकदम शांत हो गया। बस इतना ही। क्लेन का तो दिमाग ही घूम गया। उसे लगा कि ये क्या मजाक है, अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थीं कि ये आत्मा खींच लेता है और आर्चबिशप ने तो इसे ऐसे ढक दिया जैसे कोई नॉर्मल पेंटिंग हो। क्या डेमीगॉड होना इतना पावरफुल होता है, या इसके पीछे कोई और राज है? क्लेन को समझ नहीं आया, क्योंकि वो खुद वहां मौजूद नहीं था, वरना वो अपनी स्पिरिट विजन एक्टिवेट के जरूर देखता। खैर, होरामिक ने उस फ्रेम को उतारा, उसे अच्छे से काले कपड़े में लपेटा और अपनी टीम के एक मेंबर को पकड़ा दिया। इसके बाद वो लोग पैसेज के एंड में बने मेन मकबरे की तरफ बढ़ने लगे। वहां एक काले पत्थर का दरवाजा था, जिस पर कुल्हाड़ी और तलवारों के बहुत सारे निशान थे। दरवाजे के बीच में एक ग्रेवाइट कलर का डिस्क बना हुआ था, जो 12 हिस्सों में बंटा था, और उसमें एक सुई थी, बिल्कुल बाहर की दुनिया की किसी घड़ी की तरह। क्लेन ने अपने मिस्टिसिज्म के नॉलेज से उसे समझने की कोशिश की। उसे लगा कि ये डिस्क और सुई टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एमन के क्लोन के मरने के बाद मिले वर्म ऑफ टाइम से मैच करता है। लेकिन घड़ी के हिस्से बराबर नहीं थे और उन पर परछाई भी थी, जिसका मतलब शायद ये था कि एमन फैमिली टाइम के डार्क साइड से जुड़ी है, टाइम के लूपहोल्स से। ये सब सोचते सोचते आर्चबिशप होरामिक ने बिना किसी प्रोटेक्शन के वो भारी पत्थर का दरवाजा धकेल कर खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर एक बहुत बड़ा मकरा दिखाई दिया। चेंबर के सेंटर में एक चबूतर में एक गहरे काले रंग का ताबूत रखा हुआ था। दीवारों पर लोहे के लैंपस्टैंड लगे थे, जिन पर सफेद मोमबत्तियां जल रही कि लो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, जैसे टाइम वहां पर रुक गया हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज कुछ और थी। दरवाजे से लेकर ताबूत तक के रास्ते में जमीन पर कई लाशें पड़ी थीं। ये उन लोगों की लाशें थीं जो हाल के कुछ सालों में यहाँ आए होंगे, लेकिन शॉकिंग बात ये थी, उन लाशों पर कोई जख्म नहीं था। उन सबके बाल सफेद थे, स्किन सूखी और झुर्रियों वाली थी, जैसे वो सब 80 या 90 साल के होकर बुढ़ापे से मरे हों। ये देखकर क्लेन का दिमाग चकरा गया। इतने सारे बूढ़े लोग एक साथ मकबरा एक्सप्लोर करने तो आए नहीं होंगे, जरूर यहाँ कुछ बहुत अजीब हुआ है। और तभी उसे एमन फैमिली की टाइम वाली थ्योरी याद आई। शायद एमन फैमिली की बेयंडर पावर ही है कि वो दूसरों का टाइम चुराकर उन्हें तेजी से बूढ़ा कर देते हैं, ताकि वो खुद जवान रह सकें और अपनी जिंदगी बढ़ा सकें। मतलब इस मकबरे का मालिक यहाँ आने वालों की जिंदगी चुराकर खुद को जिंदा रखे हुए था। ये कितना खौफनाक आइडिया था। तभी डेमीगॉड होरामिक ने अपना बायां हाथ उठाया और बाकी सबको वहीं रुकने का इशारा किया। टीम के मेंबर्स बिना कोई सवाल किए वहीं रुक गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे सिचुएशन में हाई सीक्वेंस बेयंडर की बात मानना मौत को दावत देने जैसा है। होरामिक अकेले आगे बढ़ते रहे। उनकी नजरें चबूतरे के नीचे रखे एक उल्टे फ्रेम पर थीं। क्लेन फिर हैरान हुआ, ये डेमीगॉड बिना किसी तैयारी के आगे क्यों बढ़ रहा है? क्या ये लोग इतने लापरवाह होते हैं? और जैसे ही होरामिक ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उनकी बॉडी कांपने लगी और उनके अंदर से मशीन के घिसने जैसी तेज आवाज आने लगी। उनकी चाल धीमी हो गई, मूवमेंट अकड़ गए और उनकी स्किन भी सूखने लगी।
लेकिन ये नॉर्मल बुढ़ापा नहीं लग रहा था। 4-5 कदम चलने के बाद होरामिक की बॉडी से कुछ चीजें टूटकर जमीन पर गिरने लगी। क्लेन ने ध्यान से देखा तो वो जंग लगे हुए गियर्स थे, पिघला हुआ मोम था, पीली हड्डियां थीं और ढीले पड़े हुए स्प्रिंग्स थे। होरामिक का शरीर पतला और कमजोर होता जा रहा था, जैसे वो कभी भी ढह जाएगा। और तब क्लेन को सब कुछ समझ आया, ये असली होरामिक है ही नहीं, ये तो एक रोबोट है, या इस दुनिया की भाषा में कहें तो एक जिंदा गुड़िया है। ये चर्च ऑफ अर्थ मदर की अल्केमिकल लाइफ बनाने की पावर जैसा था। ये होरामिक का असली शरीर नहीं, बल्कि एक बनाया हुआ पपेट था। और यही वजह थी कि पहले वाले स्पेक्टर पोर्ट्रेट फ्रेम का उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि एक गुड़िया की स्पिरिट बॉडी या आत्मा नहीं होती। क्लेन सोच में पड़ गया, वाह क्या दिमाग लगाया है डेमीगॉड ने, असली होरामिक तो कहीं दूर बैठकर इसे कंट्रोल करा होगा। वो पपेट चबूतरे तक पहुंचा और उसने उस उल्टे रखे फ्रेम को सीधा कर दिया। जैसे ही फ्रेम सीधा हुआ, उस बंद मकबरे में अचानक हवा चलने लगी, मोमबत्तियां तेजी से जलकर पिघल गईं और जमीन पर पड़ी लाशें सड़कर बदबू मारने लगीं। मतलब टाइम जो जादू वहां पर था वो टूट चुका था। इसके बाद पपेट ने उस काले ताबूत का ढक्कन खोला। क्रीक की आवाज के साथ ढक्कन खुला और क्लेन ने देखा कि अंदर कोई लाश नहीं थी। ताबूत खाली था, सिवाय एक हल्के सुनहरे कुशन के जिस पर 12 रिंग्स वाले एक कीड़े की कढ़ाई थी। और तभी होरामिक के पपेट ने वो फ्रेम उठाया और टीम की तरफ मुड़ गया। जैसे ही इकानसेर बाकी लोगों की आंखों में उस फ्रेम का रिफ्लेक्शन पड़ा, क्लेन की नजरें भी उस पर जम गईं। वो एक मुस्कुराते हुए नौजवान का पोर्ट्रेट था। उसकी आंखें और बाल काले थे, माथा चौड़ा और चेहरा पतला था। उसकी एक आंख पर क्रिस्टल का मोनोकल लटका हुआ था और उसने एक काले रंग की नुकीली हैट पहनी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि एमन था। तो भाई चैप्टर की शुरुआत होती है और क्लेन ने दिमाग में बस एक ही नाम दोहरा रहा था, एमन। पहले तो उसे लगा था कि फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड में जो ब्लेसफेमर एमन मिला था वो शायद किसी पुरानी फैमिली का वंशज होगा, मतलब जैसे अपने पूर्वजों की विरासत को संभालते हुए वो स्टेप बाय स्टेप एक डेमीगॉड बन गया। पर भाई साहब यहाँ तो कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट था। उसे पता चलता है कि जिस बंदे की वो बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। वो उस टाइम का है जब एमन फैमिली अपने पीक पर थी, अपनी पूरी ताकत पर थी। सोचो जरा, एक जीता जागता पुराना एंटिक पीस। अब क्लेन के दिमाग में सवालों की है जैसे उबलता हुआ पानी हो। वो सोचने लगता है कि यार, कोई बंदा बिना किसी वजह के अपने लिए मकबरा क्यों बनाएगा? क्या उसने मरने का नाटक किया था किसी सिचुएशन से बचने के लिए, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है, जैसे कि टाइम को अपने ऊपर फिक्स करने के लिए कोई निशान छोड़ना? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो फोर्थ एपक से लेकर फिफ्थ एपक तक जिंदा कैसे रहा? क्या वो दूसरों की जिंदगी चुरा कर जी रहा था? क्लेन का पहला अंदाज था कि वो सीक्वेंस 3 या सीक्वेंस 2 का होगा, पर आज जो कुछ भी उसने देखा उसके बाद उसे लग रहा था कि भाई ये बंदा सीक्वेंस 1 का भी हो सकता है। आखिरकार इतना लंबा टाइम किसी को भी नेचुरली बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगा। ये सारे थॉट्स उसके दिमाग में गोल गोल घूम रहे थे। तभी होरामिक की जो डॉल थी वो अपने गले को खींचती है और गलती से उसकी स्किन का एक टुकड़ा निकल जाता है और अंदर से क्या दिखता है, कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिकल स्ट्रक्चर जैसे कोई मशीन हो। उसकी आवाज उसी जगह से आती है और ऐसा लगता है जैसे हवा लीक हो रही हो। वो कहता है, जमीन पर पड़ी लाशों को सर्च करो और कोई भी मेरे करीब नहीं आएगा। ये सुनते ही इकानसेर और बाकी लोगों ने राहत की सांस ली, जैसे जान में जान आई हो। जमीन पर जो लाशें पड़ी थीं उनमें से बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स निकल चुकी थीं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो बॉडी के पार्ट्स के साथ मिलकर खतरनाक मिस्टिकल आइटम्स में बदल गई थीं। और जाहिर है उन मरे हुए लोगों के पास अपना खुद का सामान भी था। अब मेरे हिसाब से मशीनरी हाई माइंड ने इस बार तगड़ी कमाई की थी। उन्हें स्पेक्टर पोर्ट्रेट फ्रेम मिला, ह्यूमन स्किन शैडो की कैरेक्टरिस्टिक मिली, मतलब जो भी उनका खर्चा हुआ था इस पूरे ऑपरेशन में वो सब वसूल हो गया था। ये बिल्कुल वैसा था जैसे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बहुत तगड़ा रिटर्न मिलना। क्लेन की आंखें भी जमीन पर पड़े उस खजाने पर टिकी हुई थी, पर उसने गहरी सांस ली और अपनी नजरें हटा ली। वो होरामिक के पीछे पीछे चलने लगा, जो बिना लैंटर्न ताबूत के दूसरी तरफ की दीवार की ओर बढ़ रहा था। इसी मोमेंट पर मैजिक मिरर एरोडिस सीन को रोशन कर देता है, जिससे उनके सामने की चीजें बिल्कुल साफ दिखने लगती हैं। क्लेन देखता है कि सामने वाली दीवार उस तेज वेदरिंग की वजह से पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, जैसे हजारों साल पुरानी हो गई हो। दीवार पर बने बहुत सारे म्यूल्स यानी कि इनकी बर्बाद हो चुकी थीं और उन्हें रिस्टोर करना नामुमकिन था। बस एक ही पेंटिंग थी जो थोड़ी ठीक ठाक हालत में और जिसे देखा जा सकता था। वो दीवार के सबसे ऊपर डोम के आधे हिस्से में बनी हुई थी। उस पेंटिंग में एक बहुत ऊंची पहाड़ी दिखाई गई थी और सबसे ऊंची चोटी पर एक बहुत बड़ा क्रॉस बना हुआ था, जो पहाड़ से भी ऊंचा था। उस क्रॉस से एक अजीब सी चमक निकल रही थी, जिससे वो बहुत ही पवित्र लग रहा था। क्रॉस के सामने एक लंबी और औबदार फिगर की परछाई दिख रही थी और वो पूरी पर्वत श्रृंखला उसके पैरों में किसी पालतू जानवर की तरह लेटी हुई लग रही थी। उस फिगर के चारों तरफ 2 पंखों वाले, 4 पंखों वाले और 6 पंखों वाले एंजल्स थे। कोई तुरही बजा रहा था, कोई वीणा तो कोई बांसुरे, और सबके सब बहुत ही भक्ति में डूबे हुए लग रहे थे। पहाड़ के नीचे 2 12 पंखों वाले एंज बड़ी विनम्रता से बड़ी अंजाड़ की चोटी की ओर चल रहे थे और दोनों ने अपनी गोद में एक एक बच्चा उठाया हुआ था। लेफ्ट वाले बच्चे के बाल काले और घुंघराले थे और राइट वाले बच्चे के बाल हल्के सुनहरे थे। एक की आंखें काली थीं तो दूसरे की गोल्डन।
पहाड़ में कहीं और एक जायंट की धुंधली तस्वीर थी जिसके पैरों में जंजीरें बंधी थीं, और एक ड्रैगन था जिसके पैर बंधे हुए थे और वो कभी जमीन पर नहीं उतर सकता था। अब यहाँ से स्टोरी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। होरामिक पहले लेफ्ट वाले बच्चे को देखता है और उसका शांत रह धीरे सीरियस होने लगता है। वो बहुत ही धीमी आवाज में एक शब्द कहता है, एमन। फिर वो राइट वाले बच्चे की तरफ देखता है और कुछ सेकंड चुप रहने के बाद एक और नाम लेता है, एडम। एमन एडम। जैसे ही क्लेन ये नाम सुनता है उसके दिमाग में फोर्थ और थर्ड एपक की हिस्ट्री पर वो और भी गहरी हो जाती है। उसने अब तक जो भी जानकारी इकट्ठा की थी उसे जोड़कर वो तुरंत एक अंदाजा लगाते चोटी पर है। पहाड़ की चमकते हुए क्रॉस के सामने जो फिगर है जिसके चारों ओर एंजल्स है और जिसके सामने जायंट्स और ड्रैगन्स झुके हुए हैं, वो यकीनन एक असली गॉड है, सीक्वेंस 0 का। और एक और बंदा है जिसे क्रॉस का सिंबल यूज करना पसंद है, वो है ट्रू क्रिएटर। कहा जाता है कि एमन एक पुराने सन गॉड का वंशज है, लेकिन पहाड़ के ऊपर जो फिगर है वो कोई प्योर सन गॉड जैसा नहीं लग रहा था। तो क्लेन सोचता है, क्या ये वही लॉर्ड है जिसने सब कुछ बनाया है, जो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी है, जिसमें सिटी ऑफ सिल्वर के लोग विश्वास करते हैं। ये सिटी ऑफ सिल्वर की कहानियों से बिल्कुल मैच करता है कि क्रिएटर जागा और उसने किंग ऑफ जायंट्स, ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन और दूसरे पुराने गॉड्स से उनकी अथॉरिटी छीन ली। तो क्या तथाकथित पुराना सन गॉड असल में सिटी ऑफ सिल्वर का लॉर्ड ही है? शायद उसके पास सन और टाइम जैसे डोमेन का कंट्रोल था, और जायंट किंग और ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन की अथॉरिटी भी शायद उसके पास वापस चली गई होगी। ये तो सीक्वेंस 0 से भी कहीं ज्यादा पावरफुल बात हो गई। तो इसका मतलब ओरिजिनल एमन सिटी ऑफ सिल्वर के लॉर्ड का वंशज था, जिसे टाइम डोमेन की बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक विरासत में मिली थी। इससे शायद ये थोड़े बहुत एक्सप्लेन होता है कि वो सिटी ऑफ सिल्वर के डंजियन में दशकों तक चुपचाप क्यों रहा। और उसके अलावा लॉर्ड का एक और वंशज है जिसका नाम है एडम। एडम को शुरुआत में क्या विरासत में मिला था? क्या उसका कोई वंशज अभी भी जिंदा है? और अगर है तो वो कहाँ होगा? और ट्रू क्रिएटर का उस फिगर से क्या रिश्ता है? क्या वो सिर्फ क्रिएटर का टाइटल और क्रॉस का सिंबल कॉपी कर रहा है, या फिर उन दोनों के बीच कोई गहरा कनेक्शन है? क्लेन ने अपने इन डाउट्स को चेहरे पर नहीं आने दिया, क्योंकि मैजिक मिरर एरोडिस शायद उसे देख रहा था। होरामिक कुछ देर तक उस म्यूरल को घूरता रहा, फिर वो अचानक कुछ कदम आगे बढ़ा और अपने दोनों हाथ दीवार पर रख दिए। बिना किसी आवाज के वो शानदार म्यूरल टुकड़ों में बिखर गया और पत्थरी टुकड़े जमीन पर गिर गए, यहाँ तक कि उसका रंग भी तुरंत हवा में गायब हो गया। क्लेन को ये देखकर झटका लगता है, चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी जानबूझकर थर्ड और फोर्थ एपक की हिस्ट्री को छुपा रहा है। क्या बाकी चर्चेस भी ऐसा ही कर रहे हैं? क्लेन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और होरामिक डॉल के पीछे दूसरी तरफ चला गया। आधा चक्कर लगाने के बाद उन्हें एक और चीज मिलती है, एक पत्थर का दरवाजा जिसकी सिर्फ एक आउटलाइन दिख रही थी, कोने में मौजूद था। इस मोमेंट पर होरामिक डॉल के जॉइंट से लगातार चरमराहट की आवाज आ रही थी, लेकिन इससे वो रुका नहीं। वो तेजी से पत्थर के दरवाजे के पास पहुंचा और उसे धकेलने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। पत्थर के दरवाजे के ऊपर अचानक पानी जैसी एक रोशनी चमकती और एक सीन में बदल जाती है, जो इतना रियल लग रहा था कि मानो उसे छुआ जा सकता हो। गहरे नीले रंग की लहरें आगे बढ़ रही थीं और एक घनाला कोहरा था जो लिक्विड जैसा दिख रहा था। उस कोहरे में से एक ऊड़ खाबड़ पहाड़ निकला हुआ था जिससे लगातार चिपचिपा लिक्विड बह रहा था। उस पहाड़ के पीछे वो काला कोहरा अंतहीन लग रहा था जिसका कोई अंत नहीं था। उसकी गहराई का भी कोई अंदाजा नहीं था, जितना को उतना ही शांत लगता था। ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर कोई चीज उसमें गिर गई तो वो हमेशा के लिए गिरती ही रहेगी। ये कौन सी जगह है? क्लेन ने अपने एक्सप्रेशन बदले बिना मन ही मन सोचा। होरामिक ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और उस सीन को धीरे धीरे गायब होते हुए देखा। उसने अपना सिर पीछे किया और हैरान होकर गहरी सांस ली। एबिस, एबिस, ये तो सारी बुराई और करप्शन का सोर्स है। कहते हैं कि ये एक ऐसा गड्ढा है जो एक सच्चे गॉड को भी करप्ट कर सकता है। क्लेन हैरान था, लेकिन एक फॉर्मर क्लाउन होने के नाते उसने अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल में रखा। उसे तुरंत एक बात याद आई। रोजेल जो फॉग सी को एक्सप्लोर कर रहा था, एक बार अपने रास्ते से भटक गया था और उसने एक अजीब सा सेंटेंस छोड़ा था, मैंने एबिस देखा। क्लेन उन लहरों के बारे में सोचने लगा जो काले कोहरे की तरफ बढ़ रही थीं, और उसने एक अंदाजा लगाया, क्या फॉग सी में कहीं एबिस का कोई एंट्रेंस है? इसके तुरंत बाद उसने पत्थर के दरवाजे की तरफ देखा। उसे शक हुआ कि एमन ने शायद कोई रिचुअल किया होगा। मकरा बनाने के बाद वो नॉर्मल तरीके से बाहर नहीं गया, बल्कि एक स्पेशल टनल का इस्तेमाल करके एबिस चला गया। इसलिए ज्यादातर लोगों की नजर मर चुका था। और क्या सिटी ऑफ सिल्वर या फोरसेकन लैंड ऑफ गॉड एबिस में ही कहीं है? ये क्लेन को पक्का नहीं पता था। आखिरकार इस मकरे की हिस्ट्री कम से कम 1500 साल पुरानी थी, तो एमन के पास एबिस का इस्तेमाल करके कहीं और जाने के लिए बहुत टाइम था। अब क्लेन के मन में एक फनी थॉट आता है। वो सोचता है, क्या वो अब भी कभी कभी टाइम चुराने वापस आता होगा? अगर उसे पता चला कि किसी ने उसकी कब्र खोद दी है, तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक होगा। इसी मोमेंट पर होरामिक डॉल ने अपना बायां हाथ ने दाहिने हाथ में पकड़ा और अचानक उसे घुमा दिया। एक चरमराहट की आवाज के साथ उसकी बाईं कलाई मुड़ गई, लेकिन कोई हड्डी स्किन से बाहर नहीं निकली, नहीं कोई खून बहा। उसकी बाईं कलाई में एक भारी काले रंग की मेटल ट्यूब लगी हुई थी। उसका पूरा बायां हाथ एक छोटी मिस्टिकल तोप थी। क्लेन सोचता है, एडवांस टेक्नोलॉजी को छुपाने के लिए ये सच में मशीनरी हाइव माइंड के लोग हैं।
लेकिन ऐसी चीज़ बनाने की रिक्वायरमेंट और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये सिर्फ खास लोगों को ही दी जा सकती है, मिलिट्री ट्रूप्स को नहीं। क्लेन को लगा कि आज उसकी आंखें खुल गई। उसे मिस्टीरियस दुनिया में डेवलपमेंट का एक और रास्ता देखने को मिला। एक ही प्रॉब्लम है कि बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स लिमिटेड हैं, आर्टिसंस लिमिटेड हैं, इसलिए बहुत सी चीज़ों को बड़े पैमाने पर नहीं बनाया जा सकता। होरामिक डॉल ने अपनी बाईं कलाई को पत्थर के दरवाजे पर रखा। उसके शरीर के अंदर से गियर्स के घूमने की आवाज़ आई और एक तेज स्पिरिचुअलिटी की चमक निकली। दिन के उजाले जितनी तेज एक रोशनी किरण निकली और गायब हो गई। वो पत्थर का दरवाज अचानक पाउडर में बदल गया, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। क्लेन ये देखकर मन ही मन हंसने लगता है। इसने तो दरवाज ही तोड़ दिया। अगर ब्लेसफेमर एमन कभी किसी इमरजेंसी में यहाँ वापस आने की कोशिश करेगा और देखेगा कि दरवाजा ही गायब है, तो बड़ा मजा आएगा। इसी के साथ एमन फैमिली के मकबरे की खोज खत्म होती है। क्लेन के आसपास का सीन तेजी से सिकुड़ने लगता है और बैकग्राउंड बन जाता है। एक इल्यूजनरी पुराना और अजीब सा सिल्वर मिरर हवा में दिखाई देता है। मिरर पर लगे काले आंख जैसे जेमस्टोन्स चमकते हैं। मिरर में सफेद शब्दों में तेजी से लिखा हुआ आता है, आपका वफादार सेवक एरोडिस ने रिपोर्टिंग खत्म कर दी है और आपकी सेवा के लिए फिर से तैयार है। क्लेन उस मिरर को लेकर थोड़ा ऐंठ था, जो कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखा रहा था। उसने सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा काम किया, तुम पहले जा सकते हो। जी स्पिरिट वर्ल्ड पर मौजूद महान अस्तित्व। जैसे ही एरोडिस ने ये लाइन लिखी, उसके आसपास का सीन टुकड़ों में बिखर गया। ये कंफर्म करने के बाद कि उसकी पावर सपने से चली गई हैं, क्लेन ने सोचते हुए खुद से कहा, स्पिरिट वर्ल्ड के ऊपर मौजूद महान अस्तित्व। इसने सच में ग्रे फॉग को महसूस कर लिया है। क्या ये अजीबोगरीब सेंस ऑफ ह्यूमर वाला मैजिक मिरर सच में मुझ पर निर्भर रहना चाहता है, या इसका कोई मुझे ध्यान से देखना होगा, वरना ये मशीनरी हाइव माइंड के पास है और मैं बार बार तोप के गोलों से नहीं उड़ना चाहता। अपने विचारों को समेटते हुए क्लेन अगले दिन का इंतजार करने लगा। मशीनरी हाइव माइंड अपना सारा माल समेटने के बाद शायद तो भाई लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 449 बेटर चॉइस में आपका स्वागत है। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे सही वक्त पर लिया गया एक स्मार्ट फैसला पैसों और भरोसे दोनों को बचा सकती हैं। एम्प्रेस बोरो में अर्ल हॉल के आलीशान विला के अंदर बाहर भले ही ठंडी हवा हो, लेकिन अंदर का माहौल एकदम गर्म और स्प्रिंग जैसा है। हमारी लेडी ऑड्रे हॉल एक फैशन डिजाइनर मिसेस गिनी से अपने न्यू ईयर बैंक्वेट के लिए कॉस्ट्यूम का मेजरमेंट दे रही हैं। मतलब फुल हाई सोसाइटी वाला सीन चल रहा है। तभी उनकी पर्सनल मैड एनी आकर उनके कान में धीरे से कहती है, लेडी एस्केलेंटे आई हैं। ये सुनते ही ऑड्रे मन ही मन खुश हो जाती है। अरे वाह, इतनी जल्दी रिस्पॉन्स आ गया। लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह खुशी बिल्कुल नहीं दिखाई। एकदम कूल और कंपोजर इस लेडी की पहचान है। उसने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, उन्हें मेरे आर्ट स्टूडियो में वेट करने को कहो, हम 5 मिनट। एनी थोड़ी हैरान हुई। आर्ट स्टूडियो? ऑड्रे ने बड़े आराम से एक्सप्लेन किया। हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो मेरी नई ऑयल पेंटिंग देखें। वो कहती हैं कि रिलैक्स्ड स्टेट में बनाई गई पेंटिंग किसी के असली थॉट्स और इमोशंस को आसानी से दिखा देती है। अब ये सुनकर एनी को सब समझ आ गया कि बॉस का प्लान क्या है। ये ऑड्रे का एक बहुत सटल पावर मूव था, अपनी वेल्थ टेस्ट दिखाकर सामने वाले को इम्प्रेस करने का। तो भाई 5 मिनट बाद ऑड्रे अपने स्टूडियो में एंटर करती है और देखती है कि एस्केलेंटे के दीवारों पर लगी पेंटिंग्स को देख रही हैं। ऑड्रे स्माइल करके एक पेंटिंग इंट्रोड्यूस करती हैं। ये मिस्टर सेंची की इनर हार्ट्स नाइट है, एक ऐसा मास्टरपीस जिसे देखकर शांति मिलती है। एस्केलेंटे, जो अखबार वगैरह पढ़ती रहती थी और एक स्पेक्टेटर पाथवे की बियॉन्डर होने की वजह से उसकी मेमोरी भी शार्प थी, वो तुरंत पहचान जाती है। क्या ये वही पेंटिंग है जिस सॉक टाइम्स पिछले साल की टॉप 100 सेंचुरी ऑड पेंटिंग्स में टॉप 10 में वोट किया था? ऑड्रे ने बस कैजुअली कहा हाँ, जैसे ये कोई बड़ी बात ही न हो। एस्केलेंटे मन ही मन सोचती है, भाई साहब, मैं असली मास्टरपीस देख रही हूँ। इसकी कीमत कम से कम एक पूरे मैनोर जितनी होगी। लेकिन उसने ये बात जाहिर नहीं होने दी ताकि वो ज्यादा लालची न लगे। इसके बाद ऑड्रे ने अपनी मेड और प्यारी सी गोल्डन रिट्रीवर डॉग सूसी को कमरे से बाहर भेज दिया और दरवाजा बंद कर लिया। अब बिजनेस की बात होनी थी। एस्केलेंटे ने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, हमारे पास ह्यूमन स्किन्ड शैडो का कैरेक्टरिस्टिक और विंडब्लेस पोशन फॉर्मूला दोनों हैं, लेकिन हम इसे तब तक नहीं बेचेंगे जब तक सामने वाला कोई ऐसा ऑफर न दे जिसे हम मना न कर सकें। ये सुनते ही ऑड्रे समझ गई, मतलब बातचीत की गुंजाइश है, होप है। उसने पूछा, आप बदले में क्या चाहती हैं? एस्केलेंटे ने अपना पहले से तैयार किया हुआ जवाब दिया, ह्यूमन स्किन शैडो कैरेक्टरिस्टिक के लिए 2500 पाउंड्स और विंड ब्लेस्ड पोशन फार्मूला के लिए 3000 पाउंड्स। ये सुनकर ऑड्रे ने मन में सोचा, भाई ये तो बहुत बड़ा प्रीमियम है, 50% से भी ज्यादा। द हैंगमैन के हिसाब से सीक्वेंस 6 का फॉर्मूला नॉर्मली 2000 पाउंड से कम का होता है, लेकिन उसे ये भी पता था कि जितने हाई सीक्वेंस की चीजें होती हैं वो उतनी ही रेयर होती हैं, उनका कोई फिक्स्ड मार्केट प्राइस नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, अगर कहीं से मिल भी जाए तो उसकी ऑथेंटिसिटी की कोई गारंटी नहीं होती। तभी एस्केलेंटे ने एक और बात ऐड की, अगर सामने वाला मिस्टिकल आइटम से पेमेंट करना चाहे तो हम वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे,
बस वैल्यू लगभग सेम होनी चाहिए। ये सुनकर ऑड्रे के दिमाग की बत्ती जली। इसका मतलब है कि साइकोलॉजी अल्केमिस्ट को कैश से ज़्यादा मिस्टिकल आइटम्स की ज़रूरत है। ये बात एकदम क्लियर थी कि साइकिल अल्केमिस्ट्स एक यंग सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है और उनके पास बाकी ने ग्रुप्स जितना कलेक्शन अभी जमा नहीं हुआ है। ऑड्रे ने पोलाइटली कहा, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी लेकिन गारंटी नहीं दे सकती कि वो मानेंगे। उसने फिर ओ अता से पूछा, मिसेज एस्केलेंटे, मुझे लगा था कि आप विंड ब्लेस्ट फार्मूला नहीं बेचेंगी क्योंकि ये सीक्वेंस 6 का है। एस्केलेंटे ने गोलमोल जवाब दिया, कभी कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन को फैलाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसके मन में कि मिस ऑड्रे भले ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन है तो नई मेंबर ही, उन्हें सब कुछ नहीं बताया जा सकता। ऑड्रे ने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया और एक प्यारी सी स्माइल के साथ पूछा, अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाती है तो क्या आप इसे मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मानेंगी? एस्केलेंटे हंस पड़ी और कहा, हाँ। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो क्लेन के पास, जो पूरा दिन काम में बिजी रहने के बाद मिन्स्क स्ट्रीट पर अपने अपार्टमेंट लौटा था। पेट भरने के बाद जब वो रेस्ट करने वाला था, तभी उसे ग्रे फॉग के ऊपर से प्रेयर सुनने का टाइम मिला। जैसे ही उसे जस्टिस का मैसेज मिला, वो हैरान भी हुआ और खुश भी। सीरियसली, मिस जस्टिस की साइड से ह्यूमन शैडो कैरेक्टरिस्टिक का ऑफर अभी तक एक भी नहीं मिल रहा था, और अब एक साथ दो दो ऑप्शन आ गए। यही तो है खुशियों की उलझन, जब आपके पास चॉइस होती है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी पैसा। द हैंगमैन के 500 पाउंड्स जो अभी तक मिले भी नहीं थे, उन्हें मिलाकर भी क्लेन के पास सिर्फ 1335 पाउंड्स कैश था, जो 2500 पाउंड से बहुत कम था। फिर भी उसने इस डील को सीरियसली कंसिडर करना शुरू कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने जस्टिस का मैसेज द हैंगमैन को फॉरवर्ड कर दिया, ये देखने के लिए कि वो क्या फैसला लेता है। उधर रोरस्टेड आर्किपेलागो में सिटी और जेनरोसिटी में एल्गर विल्सन ने सुनकर शॉक में था। 3000 पाउंड्स, उसे लगा जैसे किसी ने उसे जोर का मुक्का मारा हो। ब्लू अवेंजर का कैप्टन बनने के बाद उसने पायरेट ग्रुप्स को खत्म किया था, लेकिन फिर भी उसके हिस्से में 2000 पाउंड से ज्यादा की लूट कभी नहीं आई। वो अक्सर सोचता कि ज्यादातर पायरेट्स अमीर नहीं होते, वो अपना सारा पैसा शराब, कबाब और जुए में उड़ा देते हैं। तो इतने पैसे कहाँ से लाए? कुछ देर टहलने के बाद उसने एक फैसला किया। उसने अपनी जेब से एक सोने का मास्क निकाला जिसके फीचर्स काफी रफ और प्रिमिटिव थे। उसने द फूल का ऑनरिफिक नेम लिया और कहा, मैं विंड ब्लेस्ट पोशन फॉर्मूला के बदले में ये मिस्टिकल आइटम देने को तैयार हूँ। इस मास्क को पहनने वाला एकदम शांत और इमोशनलेस हो जाता है, साथ ही उसे जबरदस्त हीलिंग पावर, गजब की स्पीड और ताकत मिलती है, और वो कुछ ब्लैक मैजिक और कर्स्टेकनेस भी सीख जाता है। लेकिन इसका एक खतरनाक साइड इफेक्ट है, जितनी बार इसे यूज करोगे पहनने वाला उतना ही इंसानियत से दूर होता जाएगा और आखिर में खुद को भगवान समझने लगेगा। अब द फूल की सीट पर बैठा क्लेन अपने सामने पड़े 500 पाउंड के नोट, डार्क ब्लू बालों के गुच्छे और उस गोल्डन मास्क को देख रहा था। वो सोच रहा था कि वो ह्यूमन स्किन शैडो कैरेक्टरिस्टिक के लिए बदले में क्या दे सकता है। ऑल ब्लैक आई? बिल्कुल नहीं, ये तो सीक्वेंस 5 मेयोटेस्ट का मेन इंग्रेडिएंट है। ब्लैक एम्पर कार्ड, इसकी वैल्यू तो अनगिनत है। मिस्टर एजिक की कॉपर विसेल, ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं बेच सकता। सनब्रोच, ये तो मैं खुद के लिए यूज करता हूँ, मेरी कमजोरियों को कवर करता है। बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल, ये मेरे स्पिरिट बॉडी स्टेट के साथ परफेक्टली काम करती है। सारे ऑप्शंस को सोचने के बाद क्लेन एक परफेक्ट प्लान सूझा। ये चैप्टर के नाम बेटर चॉइस को जस्टिफाई करता है। उसने सबसे पहले मिस्टर वर्ल्ड का रूप लिया और जस्टिस को जवाब भेजा, मैं 2500 पाउंड्स का प्राइस एक्सेप्ट करता हूँ, बस मुझे पैसे जुटाने के लिए 2 दिन का टाइम दो। इसके बाद उसने द हैंगमैन और द वर्ल्ड दोनों के रिप्लाई मिस जस्टिस को भेज दिए। अब क्लेन को बस इंतजार करना था। शाम को मशीनरी हाइव माइंड का मेंबर कार्लसन उसके दरवाजे पर आया। क्लेन बिना कुछ पूछे उसके साथ लीवर कैथेड्रल के पास एक 3 मंजिला बिल्डिंग में गया, जिसके बाहर लिखा था बैकलैंड इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल रिसर्च। कितना एकेडमिक नाम है। क्लेन को ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी की याद आ गई। अंदर एक बिना खिड़की वाले कमरे में एक लंबी टेबल पर कई आइटम्स रखे थे, जिसमें ह्यूमन स्किन शैडो कैरेक्टरिस्टिक भी था। इकानसेर ने टेबल की तरफ इशारा करके कहा, तुम इनमें से कोई एक चुन सकते हो। क्लेन ने कुछ देर आइटम्स को घूरने की एक्टिंग की और फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, इनमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं इसे कैश में कन्वर्ट करूं तो मुझे कितना मिलेगा? उसने अपना मन बना लिया था। वो मशीनरी हाई माइंड से कैरेक्टरिस्टिक नहीं लेगा, क्योंकि इससे उसके खुद के सीक्वेंस के बारे में पता चलने का रिस्क था। जब एक बेहतर चॉइस मौजूद थी तो रिस्क क्यों लेना? इसलिए उसने सिर्फ पैसे लेने का फैसला किया। इससे न सिर्फ उसे साइकोलॉजी अल्केमिस्ट को देने के लिए 2500 पाउंड्स जुटाने में मदद मिलेगी, बल्कि मशीनरी हाइव माइंड का उस पर जो शक था वो भी कम हो जाएगा। इकानसे ने ये सुनकर राहत की सांस ली, जिससे साफ पता चल गया कि वो लोग क्लेन को लेकर कितने सावधान थे। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 1500 पाउंड्स, लेकिन हम तुम्हें पैसे चुनने के लिए एनकरेज कर रहे हैं, इसलिए टोटल 2000 पाउंड्स। क्लेन के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। ठीक है। और इस तरह क्लेन ने एक स्मार्ट फैसला लेकर बिना कोई रिस्क लिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली।
तो भाई लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 450 में आपका स्वागत है। और ये चैप्टर पूरा का पूरा पैसे डील्स और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में है। कहानी की शुरुआत होती है टैरो क्लब की मीटिंग के ठीक बाद, जहां क्लेन ने सारी डील्स पक्की कर ली थी। सिचुएशन ये थी कि उसे अब बस पैसों का लेन देन करना था। सबसे पहले वो एक रिचुअल के जरिए मिस जस्टिस को 2500 पाउंड कैश और द हैंग्ड मैन का दिया हुआ गोल्ड मास्क सौंपता है, और साथ में द वर्ल्ड के इमेज से उसे कहता है कि डील जल्द से जल्द पूरी कर दो। अब यहाँ पर क्लेन थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में उसने लगभग 5000 पाउंड खर्च कर दिए थे। वो सोचता है कि यार, अगर मैं टिंगेन में होता तो इतने पैसे में तो मैं अपनी मकान मालकिन जैसी रॉयल लाइफ जी सकता था। फिर वो खुद पर ही एक जोक मारता है कि एक डॉल आपकी जिंदगी बर्बाद कर देती है और पोषण पीना आपको 3 पीढ़ियों तक कंगाल कर देता है। ये एक चाइनीज मीम है और ये दिखाता है कि बियॉन्डर बनना कितना महंगा सौदा है, मतलब घर बार बिक जाता है भाई। ये सीन मुझे काफी रिलेटेबल लगा, क्योंकि क्लेन चाहे कितना भी पावरफुल हो जाए, पैसे की टेंशन हमेशा रहती है। खैर, इन सब सोच से बाहर निकलकर वो रियल वर्ल्ड में वापस आता है। उसके डेस्क पर अब सिर्फ 830 पाउंड बचे थे। उसमें से वो 30 पाउंड अपने बटुए में रखता है, जो अब बिल्कुल पिच गया था। बाकी के 800 पाउंड को वो 2 हिस्सों में बांटकर अपने साइड पॉकेट्स में रख लेता है। इसके बाद वो ड्रॉअर से डीप सी नागा के 2 बाल निकालता है, उन्हें अच्छे से कागज में लपेटता है और अपनी जेब में ये सारी तैयारी थी मिस शेरन से मिलने की। अब उसे शेरन को पैसे देने थे, तो वो सीधा उसके पास नहीं जा सकता था, वरना किसी की नज़र में आ जा। तो वो एक प्लान बनाता है। वो अपना हैट और केन उठाकर रात में बैकलैंड ब्रिज एरिया के ब्रेवहार्ट्स बार में जाता है। वहां का माहौल एकदम गर्म था। बॉक्सिंग मैच चल रहा था और लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। क्लेन शांति से अपनी बियर खत्म करता है और फिर बाहर निकलकर एक किराए की गाड़ी में बैठ जाता है। ये सब बस एक कवर था, ताकि किसी को शक न हो। गाड़ी में बैठकर वो आंखें बंद कर लेता है और तभी अचानक खिड़की पर हल्की सी दस्तक होती है। जैसे ही क्लेन आंखें खोलता है, उसके सामने मिस शेरन बैठी होती है, एकदम शांत और खूबसूरत हमेशा की तरह। उसकी एंट्री हमेशा इतनी घोंसली और कूल क्यों होती है यार? इससे पहले कि शेरन कुछ पूछती, क्लेन खुद ही बोलना शुरू कर देता है। कहता है, पिछली बार जो तुमने मुझे एमन फैमिली के मकबरे की जानकारी दी थी, वो मैंने अच्छे दामों में बेच दी है। शेरन चुपचाप उसे देखती रहती है, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। क्लेन अपनी जेब से कैश के 2 बंडल और वो कागज में लिपटे नागा के बाल निकालता है। 800 पाउंड कैश और 2 डीप सी नागा के बाल, टोटल कीमत लगभग 1000 पाउंड। ये तुम्हारा हिस्सा है। वो एक गहरी सांस लेता है और ये सब शेरन को पकड़ा देता है। शेरन उन्हें ले लेती है और फिर अपनी धीमी आवाज में पूछती है, कितने में बेची थी जानकारी? क्लेन मुस्कुराकर जवाब देता है, 2000 पाउंड में। तो हमने बराबर बराबर बांट लिया। और मन ही मन वो खुश होता है कि मशीनरी हाइव माइंड ने उसे पूरे पैसे दे दिए, वरना उसे शेरन से उधार रखना पड़ता। ये सीन दिखाता है कि क्लेन और शेरन के बीच एक ट्रस्ट बन चुका है, जो आगे की कहानी के बहुत जरूरी है। शेरन हाथ घुमाती है और कैश और बाल गायब हो जाते हैं, शायद किसी स्पिरिचुअल स्टोरेज में। फिर वो पूछती है, मकबरे के अंदर क्या था? क्लेन सच बता देता है, मुझे नहीं पता, मैं अंदर नहीं गया था। उसने मैजिक मिरर एरोर्स की मदद के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि हर सीक्रेट शेयर करी नहीं हुआ। अब यहाँ पर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। शेरन कुछ सेकंड चुप रहने के बाद कहती है, कोई अंडरग्राउंड खंडहर तक एक सुरंग खोद रहा है। एक पल के लिए तो क्लेन को समझ ही नहीं आता कि वो किस खंडहर की बात कर रही है, लेकिन फिर उसे याद आता है वो फोर्थ एपोक की ट्यूडर डायनेस्टी वाला खंडहर, जिसके बारे में उन दोनों को ही पता था। क्लेन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो पूछता है, कहीं वो बैरोनेट तो नहीं? उसे उस ट्यूडर वंशज का नाम याद नहीं था, बस इतना था कि वो एक बैरोनेट है। शेरन हाँ में जवाब देती है। अब सोचो सिचुएशन कितनी अजीब है। क्लेन खुद से ही सवाल करता है, वो वहाँ क्या ढूंढ रहा है? क्या उसे ही पता कि अंदर एक खतरनाक एविल स्पिरिट है? क्या उसे नहीं पता कि उसके परिवार के सारे बियॉन्डर्स वहीं मारे गए थे? ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री हुक था। क्लेन पूछता है, उसे सुरंग खोदने में और कितना टाइम लगेगा? शेरन जवाब देती है, अभी 2 से 3 महीने और लगेंगे। फिलहाल वो अकेला ही काम कर रहा है। ये सुनकर क्लेन राहत की सांस लेता है। वो कहता है, कोई जल्दी नहीं है, जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो हम साथ में उससे मिलने चलेंगे। और वो मुस्कुराकर समझा के, तुम्हें तो पता ही है, मुझे पहले से पूरी तैयारी करना पसंद है। और मन ही मन वो कसम खाता है कि जब तक मैं फेसलेस नहीं बन जाता, मैं इस मामले में हाथ नहीं डालूंगा। ये क्लेन की समझदारी है, वो जानता है कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। शेरन ठीक कहती है, गाड़ी से गायब हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है ऑड्रे हॉल यानी मिस जस्टिस के पास। वो अपने स्टडी रूम में अपनी साइकोलॉजी टीचर मिस एस्कालेंटे का इंतजार कर रही थी। उसने एस्कालेंटे को एक लेटर भेजा था, जिसमें लिखा था कि साइकोलॉजी की क्लास जल्दी कर लेते हैं, लेकिन एक कोड था जिसका असली मतलब था कि डील के लिए सामान आ गया है। एस्कालेंटे आती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वो धीरे से पूछती है, पेमेंट कैश में है या किसी मिस्टिकल आइटम से? ऑड्रे एक बॉक्स निकालती है जिसमें वो गोल्ड मास्क था। फिर वो मास्क एक्ट्स और कमियों के बारे में बताती है। एस्कालेंटे मास्क को चेक करती है और फिर एक मोटी सी किताब के पन्ने पलटती है। किताब का बीच का हिस्सा खोखला था, जिसमें एक छोटा आयरन बॉक्स और एक पार्चमेंट रोल रखा था। ह्यूमन स्किन शैडो कैरेक्टरिस्टिक और विंड ब्लेस पोशन का फॉर्मूला। एस्कालेंटे उसे दिखाते हुए कहती है,
ऑड्रे की नज़र उस डायमंड जैसे कैरेक्टरिस्टिक पर पड़ती और उसका सिर घूम जाता है। वो सोचती है ये तो एक स्पेक्टेटर की पावर्स को रोक सकता है। क्या ये मिस्टर वर्ल्ड का सीक्वेंस पाथवे है? तभी इससे पहले कि वो फॉर्मूला पूरा पढ़ पाती, एस्कालेंटे उसे रोल कर देती है। अब यहाँ ऑड्रे एक बहुत ही स्मार्ट मूव चलती है। वो सामान ले लेती है, लेकिन पैसे और मास्क एस्कालेंटे को नहीं देती। एस्कालेंटे हैरान होकर उसे देखती है, तो ऑड्रे मुस्कुराकर कहती है, दूसरी पार्टी को चिंता की कैरेक्टरिस्टिक मैच न हो और फॉर्मूला नकली ना हो, इसलिए वो पहले इसे वेरीफाई करना चाहते और वेरिफिकेशन से पहले पैसा और आइटम सब मेरी कस्टडी में रहेंगे। वो सब मेरे भरोसे पर यकीन करते हैं और मैं ये भरोसा खोना नहीं चाहती। एस्कालेंटे मान जाती है क्योंकि उसे ऑड्रे पर भरोसा था। ये सीन दिखाता है कि ऑड्रे अब सिर्फ एक अमीर लड़की नहीं रह गई है, वो टैरो क्लब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और भरोसेमंद मेंबर बन चुकी है। अब कहानी वापस क्लेन के पास आती है, जो कोहरे के ऊपर अपने महल में बैठा है। वो सबसे पहले द हैंग्ड मैन के लिए विंड ब्लेस्ड पोशन फॉर्मूले की सच्चाई को डिवाइन करता है। जब उसे कन्फर्म हो जाता है कि फॉर्मूला असली है, तो वो उसे द हैंग्ड मैन को भेज देता है। सिटी ऑफ जेनेरोसिटी में बैठे एल्गर को जैसे ही फॉर्मूला मिलता है, वो खुशी से उछल पड़ता है क्योंकि उसे पता था कि फॉर्मूले का एक मेन इंग्रेडिएंट ब्लू शैडो फाल्कन पास के एक आइलैंड पर मिल जाएगा। उसका प्रमोशन अब बस कुछ ही कदम दूर था। सबका काम निपटाने के बाद क्लेन आखिर में अपनी चीज ह्यूमन स्किन शैडो कैरेक्टरिस्टिक को चेक करता है। जब वो कंफर्म कर लेता है कि वो असली है, तो वो खुशी से एक लंबी सांस छोड़ता है। फाइनली इसके फेसेस बनने का रास्ता साफ हो गया था। 3 सेकंड की खामोशी के बाद क्लेन अचानक अपनी कुर्सी से उठता है और वो फैसला करता है कि अब और इंतजार नहीं करना। आज रात ही फेसलेस पोशन तैयार करेगा। और भाई यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है एक जबरदस्त क्लिफहैंगर के साथ कि अब आगे क्या होगा जब क्लेन फेसलेस बन जाएगा। तो भाई फाइनली वो दिन आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। क्लेन अब सीक्वेंस 7 मैजिशियन से आगे बढ़कर सीक्वेंस 6 बनने वाला है, फेसलेस, और ये एडवांसमेंट जर्नी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक स्टेप्स में से एक है। तो सिचुएशन ये थी कि क्लेन अपने घर के ठंडे अंधेरे किचन में खड़ा था, मिन स्ट्रीट नंबर 15 में। उसने एक नया बड़ा सा लोहे का पॉट खरीदा था और उसे वो बहुत ध्यान से साफ कर रहा था। देखो, ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि पोशन बनाने में जरा सी भी गलती का मतलब है सीधा मौत या फिर लूजने कंट्रोल। साफ करने के बाद उसने कुछ माचिस की तीलियां पॉट में डाली और अपनी उंगलियां चटकाई, और बूम, एकदम से लाल लपटें उठी और क्लेन के कंट्रोल में उन्होंने पॉट के अंदर की पानी की बूंदों को सुखा दिया, बिना पॉट को कोई नुकसान पहुंचाए। ये देखकर ही समझ आ जाता है कि मैजिशियन की पावर्स कितनी वर्सेटाइल हैं। छोटी छोटी चीज़ों भी काम आती हैं। अब इस बार के पोशन रेसिपी में प्योर वाटर जैसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं था, इसलिए क्लेन पहले से भी ज़्यादा केयरफुल था। वो चाहता था कि हर चीज़ एकदम परफेक्ट हो, कोई गड़बड़ की गुंजाइश ही न हो। देखो, भले ही वो डिवाइनेशन करके ये पता लगा सकता था कि पोशन उसकी जान लेगा या नहीं, लेकिन अगर पोशन फेल हो गया, मतलब इन्फेक्टिव बना, तो सब बर्बाद हो जाता। और एक बार फेल हुए पोशन से बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को वापस निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक वैसे ही जैसे किसी रैम्पेजर के मेंटल करप्शन को हटाना। इसके लिए स्पेशल टेक्निक्स और रिचुअल्स की जरूरत पड़ती, और दूसरा सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जमा करने में तो उसे महीनों लग जाते। तो समझ रहे हो, ये वन शॉट डील थी, कोई दूसरा चांस नहीं था। सारी तैयारियां करने के बाद क्लेन ने एक गहरी सांस ली और अपने सामने रखे बॉक्सेस को देखा जिनमें वो अनमोल इंग्रेडिएंट्स थे। फिर उसने अपने दिमाग में रेसिपी को एक बार फिर से याद किया। फेसलेस पोशन मेन इंग्रेडिएंट्स थे एक 1000 फेस्ट हंटर का म्यूटेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड और एक ह्यूमन स्किन्ड शैडो का कैरेक्टरिस्टिक, और सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स थे 80 मिलीलीटर 1000 फेस्ट हंटर का खून, ब्लैक जिमसनविट जूस की 5 बूंदे, 10 ग्राम ड्रैगन टूथ ग्रास पाउडर और एक डीप सी नागा के 3 बाल। ये नाम सुनकर ही लगता है न कि कितनी रेयर और खतरनाक चीजें हैं ये। उसने सबसे पहले वैम्पायर एमलिन व्हाइट से मिला कार्डबोर्ड बॉक्स उठाया। उसमें एक ग्लास की बोतल थी जिसके अंदर 100 मिलीलीटर 1000 फेस्ट हंटर का खून था। क्लेन ने ढक्कन खोला और बहुत ही स्टेडी हाथ से उस चिपचिपे लिक्विड को पॉट में डालना शुरू किया। वो लिक्विड लाइट के हिसाब से अपना कलर बदल रहा था, जो देखने में काफी अजीब था क्योंकि ये एक सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट था। तो उसने एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं दिया और अंदाजे से 80 मिलीलीटर डाल दिया। उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन ही स्ट्रांग हो चुकी थी कि उसे पता था कि कब रुकना है। जब उसने बोतल वापस की तो उसमें लगभग 20 मिलीलीटर खून बचा हुआ था, जिसे वो बाद में मिस्टिकल आइटम्स या वेपन्स बनाने में यूज कर सकता था। इसके बाद उसने लिस्ट के हिसाब से बाकी चीजें डाली, ब्लैक जिमसनवीट जूस और ड्रैगन टूथ ग्रास पाउडर, और जैसे ही ये चीजें मिक्स हुई, पॉट के अंदर का लिक्विड बबल करने लगा। फिर उसने बिना रुके अपने ग्लव्स वाले हाथ से डीप सी नागा के वो 3 गहरे नीले बाल उठाए जो छोटे सांपों की तरह दिख रहे थे, और उन्हें लिक्विड की सरफेस पर रख दिया। और रखते ही एक एहज़ों की आवाज आई। पॉट से हल्का सा धूठा और लिक्विड का कलर बदलकर एकदम गहरा नीला हो गया। अब सोचो, अभी तो मेन इंग्रेडिएंट्स डले भी नहीं थे और पोशन में इतना क्रेजी रिएक्शन हो रहा था। ये देखकर क्लेन को भी समझ आ गया कि सीक्वेंस 6 का पोशन कोई मजाक नहीं है। फिर उसने वो सिल्वर टिन का बॉक्स उठाया जिसमें 1000 फेस्ड हंटर का म्यूटेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड था। बॉक्स खोलते ही अंदर एक जैसा दिखने वाला आइटम था,
लेकिन उसकी सरफेस पर दिमाग जैसी नसें बनी हुई थीं, जो देखने में बहुत अनसेटलिंग था। क्लेन ने उसे हाथ से नहीं छुआ, बल्कि सीधे बॉक्स पॉट के ऊपर उल्टा कर दिया। वो अजीब सी चीज़ गहरे नीले लिक्विड में गिरी, लेकिन कोई छींटे नहीं उड़े। वो बस चुपचाप लिक्विड में पिघलने लगी। ग्रे और येलो ब्राउन कलर्स उस नीले लिक्विड में घुलने लगे और बबल्स का साइज अचानक से बड़ा हो गया। इस पॉइंट पर क्लेन थोड़ा नर्वस हो गया था, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल बनाए रखा और फिर उसने आखिरी बॉक्स उठाया और उसमें से वो डायमंड जैसा दिखने वाला ह्यूमन स्किन शैडो का कैरेक्टरिस्टिक पॉट में डाल दिया। और भाई, जैसे ही वो गिरा, सीन एकदम बदल गया। पॉट से निकला सारा धुआं एक जगह इकट्ठा हो गया और रूम की गैस लैंप की रोशनी भी ऐसे लगने लगी जैसे वो पोषण उसे अपनी तरफ खींच रहा, उसे निगल रहा हो। पूरा कमरा एक पल के लिए अंधेरे में डूब गया। जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो क्लेन ने आखिरकार उस फाइनल पोशन को देखा। वो पोशन काले हरे रंग का था और उसमें से बार बार आंख के साइज के बबल निकल रहे थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि हर कुछ सेकंड में उस पोशन से एक डकार जैसी आवाज आ रही थी, जैसे वो जिंदा हो। जब भी कोई बबल सरफेस पर आकर फूटता तो उसमें से हजारों अलग अलग रंग की रोशनी निकलती और वो रंग मिलकर अलग अलग चेहरों की तस्वीरें बनाते थे। ये देखकर तो किसी की भी हालत खराब हो जाए। ये पोशन से ज्यादा कोई जिंदा एलियन चीज लग रहा था। क्लेन ने एक हाथ से पॉट उठाया, उस लिक्विड को एक ग्लास की बोतल में डाल लिया और पोशन की खासियत की वजह से एक भी बूंद पॉट में नहीं बची। उसने डिवाइनेशन से कंफर्म किया कि पोशन सेफ है, मतलब सक्सेसफुली बन गया है। फिर वो फेसलेस पोशन की बोतल लेकर चुपचाप सेकंड फ्लोर पर अपने कमरे में चला गया, जहां उसने पहले से ही पर्दे बंद कर रखे थे। दरवाज लॉक करने के बाद वो बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और कॉजिटेशन की मदद से अपने बेचैन मन को शांत करने लगा। 10 सेकंड तक शांत बैठने के बाद क्लेन ने बोतल का ढक्कन खोला, अपना दाहिना हाथ उठाया और एक ही झटके मेरा पोशन अपने मुंह में डाल लिया। एक झुनझुनी सी सेंसेशन उसके मुंह और गले में फैल गई और फिर वो एक नंबनेस में बदल गई, जैसे उसने बॉडी का सारा कंट्रोल खो दिया हो। क्लेन की आत्मा जैसे उसके शरीर से बाहर निकल गई हो। वो एक बाहर वाले की तरह देख रहा था कि उसका मुंह, नाक, कान और आंखें पिघल रही हैं। उसका पूरा चेहरा पिघल रहा था। सिर्फ 2-3 सेकंड में उसका चेहरा और सिर पिघले हुए सफेद मोम जैसा बन गया था और उसकी बॉडी का भी यही हाल था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां और स्किन ही खून से पिघल रही हों। ये सीन इमेजिन करके देखो, टोटल नाइटमेयर फ्यूल है ये। क्लेन को तुरंत समझ आ गया कि अगर उसने इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो वो किसी भी पल अपना कंट्रोल खो सकता है और एक मॉन्स्टर बन सकता है। एक स्पेक्टर की तरह उसने अपनी पूरी मेंटल पावर लगाकर अपनी सोच को वापस अपनी बॉडी में खींचने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार उसे अपनी बॉडी फिर से महसूस हुई। उसने अपनी बॉडी के हर छोटे से छोटे हिस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की ताकि वो इस पिघलने के प्रोसेस को रोक सके। ये मेल्टिंग और डिसॉल्विंग की फीलिंग उसे बार बार हिट कर रही थी और क्लेन को पता भी नहीं चला कि वो कितनी देर तक इस दर्द से लड़ता रहा। लेकिन जब ये प्रोसेस खत्म हुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी अब फिर से उसकी है। उसी पल वो जान गया कि उसने सबसे मुश्किल पड़ाव पार कर लिया है। वो अब एक सीक्वेंस 6 बियॉन्डर बन चुका था। वो अब एक फेसलेस था। क्लेन को पसीना तो नहीं आया, लेकिन वो मेंटली पूरी तरह से थक चुका था। उसने बड़ी मुश्किल से उठकर पास में रखे फुल लेंथ मिरर में खुद को देखने की कोशिश की और जो उसने आईने में देखा वो इतना शॉकिंग था कि वो डरकर 2 कदम पीछे हट गया। आईने में दिख रहा था कि उसके चेहरे और स्किन पर जो भी हिस्सा खुला था उस पर छोटे छोटे सफेद दाने भरे हुए थे। ये इतने घने और अजीब थे कि कोई भी नॉर्मल इंसान देखकर ही डर जाए या पागल हो जाए। देखकर क्लेन को एहसास हुआ कि एक्टिंग मेथड जानने और मैजिशियन पोशन को पूरी तरह डाइजेस्ट करने के बाद भी ये एडवांसमेंट कितना मुश्किल था। वो लूजिंग कंट्रोल से सिर्फ 2-3 कदम ही दूर था। उसे आश्चर्य हुआ कि जो बियॉन्डर सिर्फ टाइम के भरोसे पोशन पीते हैं उनका क्या होता होगा। उनके फेल होने का चांस तो बहुत ज्यादा होता होगा। तभी तो चर्च में सीक्वेंस 7 के बियॉन्डर्स तो फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन सीक्वेंस 6 के लोगों की संख्या अचानक से बहुत कम हो जाती है। क्लेन ने अपनी आंखें बंद की और वापस कुर्सी पर बैठ गया। कॉजिटेशन की मदद से उसने अपनी बहती हुई स्पिरिचुअलिटी को कंट्रोल किया, अपनी थकावट को दूर किया। लगभग 10 मिनट बाद उसकी बॉडी पर वो घिनौने दाने पूरी तरह से गायब हो गए और उसकी स्किन में मिल गए। उसने एक राहत की सांस ली और वापस आईने के सामने गया। उसने अपने दाढ़ी वाले चेहरे को देखा और अचानक उसके चेहरे के बाल हरकत करने लगे। उसकी स्किन और मांस एक अजीब तरीके से बदलने लगे, जैसे आधा पिघला हुआ मुंह हो। 1 या 2 सेकंड के अंदर क्लेन अपने असली रूप में वापस आ गया था। काले बाल, भूरी आंखें और एक नॉर्मल सा चेहरा। उसने चुपचाप अपने पुराने मैं को देखा और अपना दाहिना हाथ ने चेहरे पर रखा। एक हल्के से टच के साथ क्लेन का चेहरा फिर बदल गया। उसकी नाक ऊंची हो गई, होंठ पतले हो गए और उसके हैंडसम चेहरे पर एक एलिगेंस आ गया जिसमें एक छिपा हुआ घमंड था। ये और कोई नहीं बल्कि वैम्पायर एमलिन व्हाइट था। ये देखकर उसे खुद पर हैसी आइट कम है। उसी मोमेंट उसकी हड्डियों और लिगामेंट से कटटाने की आवाजें आने लगीं और उसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई। अब वो बाहर से बिल्कुल एमलिन व्हाइट जैसा दिख रहा था, यहाँ तक कि उसकी स्मेल भी बदल गई थी। फिर उसने आईने में देखा, अपने बालों को धीरे धीरे पीछे किया और अपनी आंखों का रंग बदलकर गहरा ग्रे कर लिया, बिना किसी आवाज के, जैसे कैप्टन डैन स्मिथ फिर से जिंदा हो गए हों और वो अपने उसी टीम मेंबर को घूर हमेशा उनके पास रिपोर्ट लेकर आता था।
ये सीन मेरे लिए बहुत इमोशनल था। मतलब सोचो, वो अपने मरे हुए कैप्टन का रूप ले सकता था। एक लंबी सांस छोड़कर क्लेन अपने असली रूप में वापस आ गया, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान थी। वो कुछ कदम पीछे हटा और फैशनेबल लेडीज की एक मैगजीन उठाई और उसके कवर पर मौजूद एक्ट्रेस के चेहरे को याद किया। फिर वो वापस आईने के सामने गया और अपना चेहरा पोंछा। और जब उसने दोबारा आईने में देखा तो वहां एक जवान लड़की खड़ी थी, जिसके काले बाल उसके कंधों तक थे। ये सच में काम करता है। उसने नीचे अपनी चेस्ट की तरफ, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश की और अपने फैट और मांस को मूव करके उसने एक एकअप बना लिया, लेकिन अपनी बॉडी के निचले हिस्से के लिए वो कुछ नहीं कर सकता था। मतलब ये कि ये सिर्फ अपीयरेंस में एक सुपरफिशियल चेंज है, कुछ भी फंडामेंटल नहीं बदलता। और उसकी हाइट भी सिर्फ 10 सेंटीमीटर कम या ज्यादा हो सकती थी। इन नई पावर्स को टेस्ट करने के बाद क्लेन वापस शेरलॉक मोरियार्टी के अपीयरेंस में आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी डिवाइनेशन, फाइटिंग और मैजिशियन की सारी पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन कितनी बढ़ी हैं, ये तो प्रैक्टिस के बाद ही पता चलेगा। सब कुछ समेटने के बाद वो सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। खिड़की के बाहर लाल चांदनी को देखते हुए उसका मन धीरे धीरे शांत हो गया। कुछ मिनटों के बाद क्लेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और मन ही मन मुस्कुराया। गुड नाइट फेसलेस। तो भाई, चैप्टर की शुरुआत होती है शियो डेरेचा के साथ, जो बैकलैंड की एक अंधेरी सुनसान गली में खड़ी थी। अब सिचुएशन ये थी कि शियो एक बाउंटी हंटर है। वो किसी का इंतजार कर रही थी और जिस जगह वो खड़ी थी वहां से दूर उसे शहर के शानदार पैलेस और बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही थीं, जहां लोएन किंगडम की रॉयल फैमिली रहती थी। मब एक तरफ अमीरी और पावर और दूसरी तरफ शियो जैसी बाउंटी हंटर जो अंधेरी गलियों में सीक्रेट मिशन पर थी। मुझे ये कंट्रास्ट वो कमाल का लगा। अब शियो और इंतजार कर रही थी एक मिस्टीरियस आदमी का, जिसने गोल्डन कलर का मास्क पहना हुआ था। ये वही बंदा था जिसने शियो को पहले शेरिफ पोशन का फॉर्मूला बेचा था और उसे छोटे मोटे काम भी देता रहता था। शियो और उसकी दोस्त फोर्स को शक था कि ये आदमी माई9 से हैं, जो कि एक सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी थी। तो भाई, वो मास्क वाला आदमी अंधेरे से बाहर आता है और सीधे मुद्दे पर बात करता है। वो पूछता है, इस हफ्ते कोई प्रोग्रेस हुई क्या? शियो मना कर देती है और कहती है कि उसे नहीं लगता कि कैपिमा नाम के किसी बंदे पर कोई नजर रख रहा था। फिर वो तो हिचकिचाते हुए पूछती है कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी रखनी है। अब यहाँ मुझे लगा कि शियो शायद इस केस से बोर हो गए, उसे ये बहुत रिस्की लग रहा था। मास्क वाला आदमी कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है, नहीं अब जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में कुछ पता चले तो मुझे तुरंत बताना। कहता है, आज मैं तुम्हें एक नया मिशन दूंगा। ये सुनते ही शियो एकदम अपने बाउंटी हंटर वाले मोड में आ जाती है, रेडी ये जानने के लिए कि मिशन में कितना रिस्क है। मास्क वाला आदमी हंसते हुए कहता है, ये मिशन बहुत सिंपल है और ऐसा है जिसका तुम सपना देख रही हो। अब सोचो, ये लाइन सुनकर तो कोई भी एक्साइटेड हो जाएगा। वो शियो को कहता है कि उसे अपने सारे सर्कल्स में शेरिफ और इंट्रोगेटर पोशन के मेन इंग्रेडिएंट्स खरीदने की कोशिश करनी है, खासकर ऐसा कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट जिससे सीधे पोशन बन सके। और पैसे हम देंगे। शियो के दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया कि क्या खरीदे हुए इंग्रेडिएंट्स उसे मिलेंगे। मतलब लड़की का फोकस एकदम क्लियर था, उसे अपनी पावर बढ़ानी थी। लेकिन मास्क वाले ने साफ मना कर दिया और कहा, नहीं, क्या लगता है इतने सिंपल मिशन का इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा? लेकिन फिर वो एक लालच देता है, हाँ, अगर तुम उस आदमी को ढूंढ निकालो जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो हम तुम्हें ये इंग्रेडिएंट्स देने के बारे में सोच सकते हैं। ये सुनकर शियो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे तो इंट्रोगेटर पोशन के इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता ही नहीं था। तो वो मास्क वाला आदमी कहता है, वो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा और यही हमारा एडवांस पेमेंट है। मतलब 600 पाउंड से भी ज्यादा कीमती फॉर्मूला वो उसे मुफ्त में दे रहा था। यार, ये लोग कितने डेस्परेट थे उस बंदे को ढूंढने के लिए। शियो भी यही सोच रही थी कि इनका टारगेट आखिर है कौन और ये लोग इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। एक एक्सपीरियंस्ड बाउंटी हंटर होने के नाते उसने तुरंत सिचुएशन को एनालाइज किया और मिशन एक्सेप्ट कर लिया। अब वो मास्क वाला आदमी उसे इंट्रोगेटर पोशन के मेन इंग्रेडिएंट्स बताता है, जो थे फ्लैश पैटर ब्लैक स्नेक का हॉर्न और लेक स्पिरिट की डस्ट। ये बताकर वो आदमी अंधेरे में गायब हो जाता है। शियो तो हैरान रह जाती है कि उसने सच में उसे इतना कीमती फॉर्मूला बता दिया। इससे उसे समझ आ गया कि ये मिशन उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आता है कि जब वो शेरिफ बनी थी तो उसने भी एक ऐसा ही स्पेशल इंग्रेडिएंट यूज किया था, जो उसे फोर्स के जरिए मिला था और उससे सीधे पोषण बन गया था। भाई साहब, ये सीन तो मेरे लिए चैप्टर का हाईलाइट था। मतलब जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं, या वो टारगेट शायद शियो ही है, कम से कम उससे जुड़ा हुआ है, और ये बात उसे पता चल गई थी। शियो ने तुरंत डिसाइड किया कि वो इस बारे में उस मास्क वाले आदमी को कभी कुछ नहीं बताएगी। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन शियो ही डिसीजन लिया। अब यहाँ से कहानी का मूड एकदम बदल जाता है। शियो जब घर वापस जा रही थी तो उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है, जिस पर एक खास तरह का कोट ऑफ आर्म्स बना हुआ था, जिसमें एक फूल और 2 रिंग्स थे। उसे देखकर शियो जैसे जमसी गई। उसका सारा मूड खराब हो गया और वो एकदम चुप हो गई। घर पहुंचकर भी वो उदास थी। तो उसकी दोस्त फोर्स उसके लिए वाइन लेकर आती है और पूछती है कि क्या हुआ। शियो बहुत देर तक चुप रहने के बाद बताती है कि उसने रास्ते में किसी पुराने जानने वाले को देखा था, जिसका नाम था विस्काउंट स्ट्रेटफोर्ड।
फॉर्स को याद आता है कि ये विस्काउंट तो रॉयल गार्ड्स का कैप्टन है। तब शियो अपनी पूरी बैक स्टोरी बताती है और ये पार्ट बहुत इमोशनल था। वो बताती है कि उसकी फैमिली पहले बहुत बड़ी एरिस्टोक्रेट थी। उसके पिता एक अर्ल पैलेटाइन थे जो रॉयल फैमिली के बहुत करीब होते हैं। वो रॉयल गार्ड्स के लीडर भी थे, लेकिन 7 साल पहले उन पर बगावत का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, उन्हें मार दिया गया। उनकी सारी ज़मीन जायदाद छीन ली गई। शियो की फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गई और उन्हें अपनी पहचान छिपाकर जीना पड़ा। शियो को यकीन था कि उसके पिता बेकसूर थे और वो अपनी फैमिली का सम्मान वापस पाने और अपने पिता का नाम साफ करने के लिए ही बैकलैंड आई थी। यार, ये सुनकर तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। अब समझाया कि शियो इतनी सीरियस और फोकस क्यों रहती है। दूसरी तरफ कहानी टिंजेंसी में शिफ्ट होती है, जहां क्लेन के भाई बहन बेंसन और मेलिसा हैं। बेंसन अपने सिविल सर्वेंट एग्जाम का रिजल्ट लेकर घर आता है। पहले तो वो मजाक करता है कि वो फेल हो गया, लेकिन फिर बताता है कि वो पास हो गया है और उसकी रैंक भी काफ़ी अच्छी है। ये सुनकर मेलिसा बहुत खुश हो जाती है। फिर बेंसन एक बड़ा फैसला सुनाता है। वो कहता है कि वो लोग नए साल के बाद बैकलैंड शिफ्ट हो जाएंगे। वो वहाँ अपना करियर बनाएगा और मेलिसा वहाँ के एक अच्छे टेक्निकल स्कूल में एडमिशन लेगी। ये उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप था। और फाइनली चैप्टर वापस हमारे हीरो क्लेन पर आता है। वो अपना डिटेक्टिव वाला काम कर रहा था। वो प्रिंस एडेसाक के रेड रोज मैनर गया था, क्योंकि जिस केस की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसका विक्टिम मरने से पहले वहीं गया था। क्लेन को पता था कि वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसे 100 पाउंड्स मिले थे, तो उसे एक्टिंग तो करनी ही थी। वो बस दिखावा कर रहा था कि वो एक सीरियस डिटेक्टिव है। साथ ही वो अपने ही पावर्स की प्रैक्टिस भी कर रहा था, जो पहले से 30 पर ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। वो मैनर के बटलर से मिलता और सबसे पूछताछ करने की परमिशन लेता है, सिवाय एक लेडी के। और क्लेन भी यही चाहता था, क्योंकि वो किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। मतलब एक तरफ शियो की लाइफ में इतना ड्रामा चल रहा है और दूसरी तरफ क्लेन अपना काम शांति से कर रहा है, बिना किसी को बताए कि वो कितना पावरफुल बन चुका है।